अगले दिन उसकी कार ठीक होकर वापस आ चुकी थी, इसीलिए वो आज एजेंसी चली आई थी। युबिल ने उसे कहा था कि वो आज डायरेक्टर से बात करेगा। साथ ही नज़र ने उसके कमबैक के लिए एक फ़ोटो शूट तरतीब दे दिया था। कुछ न कुछ काम उसे मिलता तो बेहतर था। हल्के गुलाबी रंग का लिबास जेबतन किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी जालीदार आस्तीनें हथेलियों तक आती थी। सीधे बालों को एक जानिब कंधे पर डाले वो एतमाद से आगे बढ़ रही थी। गर्दन पर निशान अलबत्ता ज़रूर मौजूद था। ड्रेस का गला चौकोर था, इसीलिए उसे गर्दन में गुलाबी रंग का ड्रेस से मैच करता मफलर लेना पड़ा। उसके फैशन में किसी को क्या एहसास होना था भला। ऑफिस की जानी बढ़ते हुए उसे युबिल दूर से ही नज़र आ गया था। वो शायद फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। सेलिना ने उसे हाथ हिलाया और फिर पास आ चली आई। वो उसके डायरेक्टर से ही बात कर रहा था। उसके चेहरे पर आंसू उम्मीद के डोरे जुड़ने लगे। जी बेहतर, आप जगह बता दें। सेलिना खुद आपसे स्क्रिप्ट आकर, लेकिन उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। किसी ने उसके हाथ से फ़ोन नचक लिया था। उन दोनों ने उस जानिब देखा तो चौंक गए। या सिर्फ फ़ोन कान से लगाए बगैर किसी दिक्कत के डायरेक्टर से बात कर रहा था। नहीं, सेलिना नहीं आ सकती। आपको रेगुलेशंस के तहत स्क्रिप्ट यहाँ आकर खुद देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बेहतर यही होगा कि अपनी ऑफ़र पर दोबारा गौर कर लिया जाए। अगर एजेंसी में आपके रूड रवैये के बारे में अफवाहें फैल गई तो कोई एक्ट्रेस आपके साथ काम करने पर राज़ी नहीं होगी। क्या ये बात आपको मंजूर है? सेलिना और युबिल उससे मोबाइल छीनकर डायरेक्टर से माजत करना चाहते थे, लेकिन इससे मोबाइल लेता कौन? वो आंखों में तनबी लिए उन दोनों को चुप रहने का इशारा कर चुका था। अफवाह कौन फैलाएगा? इंडस्ट्री में अफवाहें फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं, और मैं सेलिना का बॉडीगार्ड बात कर रहा हूँ। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ के बायस वो नहीं आ सकती। कुछ लम्हात बात करने के बाद उसने फ़ोन कान से हटाकर युबिल की जानिब बढ़ाया तो सेलिना का दिल किया अपना पर्स उसके सर पर दे मारे। ये क्या था? कुछ नहीं, कल वो इसी वक्त तुम्हें स्क्रिप्ट देने आएगा। वक्त पर पहुंच जाना। वो अगले पल उन्हें हॉन्क बना छोड़कर पलट गया था। सेलिना उसके पीछे हील्स के साथ भागती हुई आ रही थी। ये तुमने कैसे किया? मैं 7 साल से बॉडीगार्ड हूँ। छक नहीं मारा है मैंने। और भागो मत, अगर अब हील्स टूटी तो नंगे पैर घर जाओगी। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? मैं तुम्हें बहुत अच्छा पे करूँगी। वो उसके साथ ही लिफ्ट में चढ़ रही थी पार्किंग एरिया तक। वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए बहस करती रही थी। हरगिज़ भी नहीं। क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? उसने ठहर कर उसे देखा था, बस एक पल के लिए। बिल्कुल भी नहीं। सेलिना ने जब से सांस लिया था। ये बदतमीज़ गार्ड। वो उसके पीछे तेज़ी से बढ़ी और अभी उसका पैर उलझा ही था और ऐन मुमकिन था कि वो गिर पड़ती, लेकिन यासिन ने बगैर किसी दिक्कत के एक हाथ से उसे थाम लिया था। फिर उसी बाजू से पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। कोई काम ठीक से क्यों नहीं करती तुम? उसने बेजार होकर कहा, लेकिन सेलिना उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं थी। वो एक जगह ही साकित हो गई थी। उसके ऐन सामने वाजिद हसन खड़ा था। वजीह और ठहरा हुआ वाजिद। लम्हे भर को यासिन ने पलट कर देखा था। वाजिद को देखकर उसकी आंखें संजीदा हो गई थी। उसने गहरा सांस लिया और पलट कर उन दोनों के दरमियान से निकल गया। उसका रुख अपनी कार की जानिब था। कितनी कमज़ोर हो गई हो सेलिन। वाजिद के पहले जुमले पर सेलिना को लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। कुछ आज भी जुड़कर टूट रहा था। उसकी आंखें डुबडुबा सी गई थी। उस शख्स से कभी उसने बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन खूबसूरत आज भी बहुत हो तुम। वो करीब चला आया और करीब था कि उसके रुखसार को छू लेता, लेकिन किसी ने उसका हाथ थाम लिया था। सेलिना ने चौंक कर दरमियान में आए हाथ को देखा था। फिर उसकी आंखें उस शख्स के वजूद पर फिसलती गई। वो गार्ड था, सुरमई आंखों में ढेरों नागवारी लिए, सामने वाले का हाथ दरमियान में ही रोके। कीप योर डिस्टेंस। वाजिद हसन को जैसे उसके जुमले पर यकीन नहीं आया था। उसने नापसंदीदगी से उसका हाथ झटका था। तुम कौन हो और ऐसे हाथ रोकने की बदतहजीबी की कीमत जानते हो ना? उसने इंतहाई नागवारी से कहा था। यासिर का चेहरा बेतासुर ही रहा। फजूल सवालात उसे वैसे भी बेहद जहर लगते थे। क्या तुम इसे जानती हो सेलिन? उसने उसकी जानिब देखकर नरमी से पूछा और एक बार फिर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। यासिर का हाथ दरमियान में मौजूद था। उसने माथे पर बहुत से बल लिए वाजिद को देखा था। फासला रख कर बात करें। और अब के उसकी आवाज़ में वाज़े वार्निंग लहरा रही थी। सेलिना बहुत सी नमी लिए बिल्कुल खामोशी से बस उस गार्ड को देख रही थी जो उसकी ज़िंदगी में आए। बाकी मर्दों के मानित बुज़दिल नहीं था, जिसे मालूम था कि जुर्रत और गैरत किन एहसासात का नाम था, जो हाथ तोड़ना और रोकना दोनों जानता था। अपनी बकवास बंद रखो और दरमियान से हटो। हमारे दरमियान मौजूद कई माहो साल हैं। तुम्हारी ये लीम हरकत
इन सालों को अनका नहीं कर सकती। वाजिद के फुनकार पर वो पहली दफ़ा मुस्कुराया था। एक पल को उसे महजूज निगाहों से देखा, फिर चेहरा सेलिना की जानिब फेरा जो उसे ही देख रही थी। क्या आप इन्हें खुद को हाथ लगाने देना चाहती हैं सेलिना? उसने पूछा तो वाजिद जहर खन सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अगले पल गायब हो गई थी, क्योंकि सेलिना उस गार्ड को देखकर सर नफ़ी में हिला रही थी। उसकी आंखों में मौजूद इल्तिजा यासिर तक पहुंच गई थी। इस आदमी को मुझसे दूर ले जाओ यासिर, मुझे इससे बचा लो। और फिर उसने समझकर सर हिलाते हुए वाजिद की जानिब देखा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई लड़की कहे कि उससे दूर हो जाओ तो इखलाक का दायरा कार यही कहता है कि उससे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर ऐसे लोग बात ना माने तो गैरत का दायरा कार कहता है कि मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। और ऐसे कहता हुआ वो सेलिना मजहर के दिल का हर दरवाज़ा तोड़ता अंदर जा बैठा था। कोई इस लड़के को बताएगा कि वो दाएं जानिब से कितना हैंडसम लगता है? कोई उसे बता दे। वो उसके लिए वाजिद से बहस कर रहा था और वो बस महव होकर उसे देख रही थी। पार्किंग एरिया के उस हिस्से में अब हर जानिब मोहब्बत की परियां उतर आई थी और वो उन सुनहरी परियों के हसार में भीगती जा रही थी। आज एक मोहब्बत का स्याह निशान दिल से धुल गया था और दूसरी मोहब्बत का सुनहरा निशान सब तो गया था। उसकी भीगी आंखें खामोशी से यासिर को तक रही थी। अगले पल उसने वाजिद की जानिब देखा। वो माथे पर नागवार लकीरें लिए सख्त नापसंदीदा निगाहों से गार्ड को देख रहा था। अगर आपको फासला रखकर बात करने नहीं आती तो बेहतर यही है कि आप बात मत करें, वो कह रहा था। वाजिद ने करख्त अंदाज से उसका हाथ दोबारा झटका था, लेकिन यासिर बिना किसी असर के खड़ा रहा। शायद उसकी ट्रेनिंग ने उसे ऐसे मामलात को पर्सनल न लेना सिखा दिया था। यही बात मैं सेलिना से सुनना चाहता हूँ। क्या वो भी ऐसा ही चाहती है या तुम उसके मुंह में अपने लफ्ज़ दे रहे हो? यासिर ने पलटकर उसकी जानिब देखा। वो उसे उस लम्हे बहुत जर्द महसूस हुई थी, लेकिन उसकी आंखें मुर्दा थी। वो आंखों में बेहद अजीब सा तासुर लिए वाजिद को देख रही थी। बॉडी गार्ड इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो अपने सब्जेक्ट के लिए वो फैसला ले सकें जो उनकी हिफाजत में मावन साबित हो। बाज़ दफ़ा हम खुद अपने लिए फ़ैसले नहीं ले सकते, इसीलिए हम अपने गार्ड्स के फ़ैसलों पर भरोसा करते हैं। आपसे किसी किस्म का ख़तरा महसूस करके ही वो दरमियान में आया है और मैं उसके दरमियान में आने पर बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, उसने मुर्दा आंखें लिए सपाट लहजे में कहा था। वाजिद जो चौंका सो चौंका, लेकिन एक लम्हे के लिए यासिर ने भी उसके जवाब पर उसे हैरत से देखा था। उसने सेलिना को कभी ऐसे अंदाज में बात करते हुए नहीं सुना था। एक गार्ड के फैसले पर तुम भरोसा कर रही हो? वो बेयकीनी से हंसा था। तुम तो आज भी उतनी ही मासूम और बेवकूफ़ हो सेलिना, उसने कतियत से उसकी तस्रीह की थी। वाजिद हसन का चेहरा ताज्जुब से सुर्ख हो गया था। सेलिना नाम है मेरा। मुझसे वाबस्ता लोगों के अलावा मुझे इस नाम से कोई भी नहीं पुकार सकता, आप भी नहीं, वाजिद हसन साहब। और उसने अपने और उसके दरमियान एक लकीर खींच दी थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने की थी आपसे मोहब्बत, शायद आपने ही मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी। उसकी बात सुनकर वाजिद बेकरारी से एकदम आगे बढ़ा था, लेकिन फिर वो एक हद से आगे नहीं बढ़ सका। दरमियान में यासिर का हाथ मौजूद था। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, अब भी करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करना चाहता हूँ सेलिना। मैं बहुत से डायरेक्टर्स और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कठिन ज़िंदगी को बस थोड़ी सी आसानी देना चाहता हूँ। मुझे अपनी मदद करने से मत रोको, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसका लहजा मिन्नत लिए हुए था। सेलिना लम्हे भर को तल्खी से मुस्कुराई थी। उसने यासिर के बाजू को लम्हे भर के लिए थामा। वो चौंका तक नहीं। उसे सेलिना के हाथ में मौजूद लर्जिश बाखूबी महसूस हो रही थी। बदकिरदार, बेगैरत, बदजात, ये अल्फाज मुझे आपके बाबा ने कहे थे। ये अल्फाज मेरी समाज से ज़ाइल नहीं होते। मुझे लफ्ज़ों की बाज़गश्त पागल कर देती है वाजिद। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, भीख में दी गई इमदाद तो हरगिज़ भी नहीं। आप मुझे रुस्वा होने से नहीं बचा सके, आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सके। आपकी मजबूरियाँ थी, मैं आपको इसके लिए कभी भी गुनहगार नहीं ठहराऊँगी। लेकिन उसकी आवाज़ में लम्हे भर का लर्जी थी। यासिर के बाजू पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें कभी रुस्वा नहीं होने देते। आप मुझे जलील होने से नहीं बचा सके। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे बस आपकी मोहब्बत से गिला था। गुलाबी पड़ती आंखें, दर्द करता हलक, अंदर गिरते आंसू, दिल पर लगते जख्म। अगर उसने यासिर को थाम नहीं रखा होता तो वो गिर जाती। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम बदकिरदार नहीं हो, कभी भी नहीं थी। ये बात आपको वहाँ 50 लोगों के दरमियान करनी चाहिए थी वाजिद। आप वहाँ गर्दन झुकाकर खड़े रहे और मुझे जलील होने के लिए तन्हा कर गए। उन चुपती निगाहों के बाद मेरा दिल खाली हो गया।
खोखला कर दिया था मुझे आपके पारसा रिश्तों ने, लेकिन फिर भी इस खाली दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आंसू बाहर नहीं गिरे, उसका अंदर भीगता रहा। उसे सांस लेने में दुश्वारी सी हो रही थी। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं एक कमतर एक्ट्रेस हूँ जिसकी माँ एक बार होस्टेस है। मेरे पास लंबे चौड़े या सासाजात रखने वाले रिश्तेदार मौजूद नहीं हैं। मैं आपके लिए भी कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं थी। सेलिना प्लीज़। वाजिद हसन का लहजा इल्तिजाइया था। उसी लम्हे कोई कतार में लगी गाड़ियों से हिल के टिक टिक लिए उनकी जानिब बढ़ा था। उसके कंधों तक आते बाल और पैंट कोट में मलबूस सरापा दराज और पतला सा था। हाथ में कीमती पर्स लिए वो मारिया हसन थी, जो अगले ही लम्हे वाजिद हसन के ऐन साथ आ खड़ी हुई थी। लम्हे भर को जैसे हर जी नफ्स का सांस तक रुक गया था। वाजिद का चेहरा बेहद सफ़ेद महसूस हो रहा था। उसे मारिया को यहाँ देखने की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। तुम्हें किसी और के शौहर पर हाथ डालते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? उसका जहरीला लहजा और हद तक कमीज़ अंदाज सेलिना को उन दोनों के सामने अपना आप बेहद छोटा महसूस होने लगा था। वो ना चाहते हुए भी लर्ज रही थी। आपके शौहर से ये बात पूछी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसने नफ़रत से कहा था। मारिया इस्तज़ा सा मुस्कुराई। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? हर लम्हा विक्टिम कार्ड खेलकर मर्दों की हमदर्दी हासिल करना? पता है क्या, तुम अलग तरह की बदकिरदार हो। वो जो हर मौका पर मजलूम होने का ढोंग रचाकर तवज्जो हासिल करने में माहिर होते हैं ना, बिल्कुल वैसी। मारिया, वाजिद ने उसे तनबीह की थी, लेकिन वो उसे नहीं सुन रही थी। उसकी आग बरसाती आंखों का रुख फिलहाल सेलिना थी। तुम एक्ट्रेस क्यों हो? तुम्हें तो रेड लाइट एरिया की जीनत होना चाहिए था। खासी खूबसूरत हो, अच्छा कमा लेती, बिला वजह इज्जत के ढोंग रचाकर अपना पेट क्यों काट रही हो? साथ में मेरे शौहर और जाने मजीद कितने लोगों को वरगला भी रही हो। मुझे 1 मिनट लगेगा ये साबित करने में कि यहाँ कौन किसको वरगला रहा था। यासिर की बेतासुर सी आवाज़ उभरी थी। मारिया ने उस पर एक चढ़ती निगाह डाली, फिर वो 2 कदम चलकर सेलिना के करीब आई, उसकी आंखों में अपनी शोलाबार आंखें गाड़ी। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। उसकी सरगोशी यासिर और वाजिद ने बाखूबी सुन ली थी। गो अहेड, सेलिना की बजाय उसने जवाब दिया था। उसने एक झटके से चेहरा मोड़कर यासिर की जानिब देखा था। वो बेहद संजीदा था, खौफनाक हद तक संजीदा। मैं इसके साथ काम करते हर फर्द की ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी। वो अब ख़ास तौर पर यासिर की जानिब देखती घबराई थी। आई सेड गो अहेड, माथे पर बल डालकर कहा। तुम देखोगे कि मैं क्या करती हूँ। वाजिद ने उसे हाथ से पकड़कर पीछे खींचा था। फॉर गॉड सेक मारिया, वो उस पर चिल्लाया था, लेकिन मारिया को यासिर का ठंडा सा काटदार अंदाज बुरी तरह चुप सा गया था। मैं देखना पसंद करूँगा कि आप क्या करती हैं। वैसे अगर आप अपने शौहर को संभाल लें तो मज़ीद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा मुस्कुराया मारिया हसन को, जैसे ज़ोरदार चांटा दे मारा था उसने। अपनी बकवास बंद रखो। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जिसके पास इस एजेंसी का सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। सीसीटीवी फुटेज, दरवाज़ों पर खड़े गार्ड्स, मेरी जेब में अरसा कैमरा पेन और पार्किंग एरिया के अंदर खड़ी तमाम गाड़ियों में मौजूद ब्लैक बॉक्स आपके शौहर की घटिया हरकत के गवाह हैं। और इससे पहले मुल्क के नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के उधड़े बखिए देख लें। यही बेहतर होगा कि आप अपना शौहर लें और यहाँ से चली जाइए। और हाँ, वो जो सेलिना को कलाई से थामे पलटने लगा था, लम्हे भर को रुका। मैंने सुना है कि रेड लाइट एरिया में कहीं शुरफा आते हैं, उनमें से एक का नाम शोएब बिस्तामी है। क्या वो आपके वालिद नहीं? और अगर वो कहता था कि उसने 7 साल से झक नहीं मारा तो ठीक ही कहता था। मारिया और वाजिद के चेहरों से लगता था गोया लहू का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। उसने सेलिना को अपने साथ लिया और आगे बढ़ाया, फिर पार्किंग एरिया के कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे वहाँ ले आया। वो लंच आवर था, इसीलिए वर्कर्स वहाँ मौजूद नहीं थे। उसने कहीं से कुर्सी ला कर रखी तो सेलिना लर्ज़ते कदम लिए बेदम सी बैठ गई। कुछ देर बाद वो बिल्कुल खामोशी से उसके सामने पानी का गिलास लिए खड़ा था। उसने गिलास लिया और घटाघट पानी हलक से उतारने लगी। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो इतनी प्यासी है। वो चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा। गिलास उसके हाथ में अब तक था। फिर यकायक कहीं आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। रुखसार खामोशी से भीगने लगे। वो खामोश चेहरा लिए उसे देख रहा था। वो हथेली की पुष्ट से आंसू रगड़ती जा रही थी। नाक शिद्दत से दहक रही थी और लब मजीद आंसू रोकने की सही में बेतहाशा लर्ज रहे थे। उसने एक नज़र सामने मौजूद यासिर पर डाली। कितनी बुरी लग रही हूँ ना मैं रोते हुए, लर्जती आवाज़ में पूछा।
तो वो गहरा सांस भरकर रह गया। अच्छा, तो तुम इसीलिए किसी के सामने नहीं रोती? तुम्हें लगता है तुम रोते हुए बदसूरत लगती हो? उसके इस्तफसार पर वो मासूमियत से सर हिलाने लगी थी। ठीक ही लगता है तुम्हें। लेकिन उसकी अगली बात पर वो रोते रोते हंसती थी। यासिर उसके गोरे गुलाबी से चेहरे को देखे गया। वो रोते रोते हंस रही थी। वो अच्छा नहीं कर रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। हंसते हुए भी बुरी लगती हो, आहिस्ता से कहा तो वो मज़ीद हंसती। फिर उसकी जानिब आंसुओं से जगमगाती आंखें लिए देखा। उसकी शहद रंग आंखों में जैसे बहुत से जुगनू चमक रहे थे। थैंक यू। किस लिए? मेरी हिफाजत करने के लिए, मुझे पानी पिलाने के लिए, मेरे लिए लिफ्ट से आने के लिए। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मारिया का बाप रेड लाइट एरिया जाता है? वो वाक़तन जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता, उसने सुकून से कहा तो वो ठटकी। लम्हे भर को नासमझी से चेहरा उठाकर उसे देखा। क्या मतलब? मैंने तो बस एक कहानी बनाई थी। हो सकता है उसका बाप वहाँ ना जाता हो। व्हाट? क्यों, तुम्हें लगता है कि अदाकारी सिर्फ तुम कर सकती हो? वो उसका जवाब सुनकर सुन्न हो गई थी। फिर उठकर उसके पास चली आई। अगर तुम मज़ीद ऐसे करते रहे तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना, उसने दो बदू सुकून से कहा था। ज़रा जो गिड़गिड़ाता हो ये लड़का, उसे कोई बात हैरान नहीं किया करती थी। तुम्हें मुझ में क्या नहीं पसंद? वो दोनों एक साथ कंट्रोल रूम से बाहर निकल आए थे। सेलिना एक बार फिर से उसके पीछे थी। वो अपनी कार की जानिब बढ़ रहा था। वाजिद और मारिया का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। मुझे तुम्हारी एक भी बात पसंद नहीं है। तुम इंतहाई मादियत पसंद हो, पैसे के पुजारन, रंग बिरंगे ब्रांड से ऑब्सेस्ड, ओवर फैशन और मेकअप का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाली, बेवकूफ़ी की हद तक मासूम हो और हर किसी से मुस्कुराकर बात करती हो। आई हेट एवरीथिंग। कार का दरवाज़ा खोलते हुए बगैर किसी दिक्कत के कहा। वो तो जैसे उसकी तफसील पर बोलना ही भूल गई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल सकती हूँ। और उसके कहने पर वो कार में बैठते बैठते रुक सा गया था। फिर संजीदगी से गोया हुआ। कभी किसी लड़के के लिए खुद को मत बदलना। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये जो लड़कियां करती हैं। रिश्ते सच्चाई पर बनने चाहिए। तुम्हें मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए। अगर कोई तुमसे अपने लिए बदलने का कहे तो उस पर पानी फेंक कर वहाँ से उठ जाना। हो सके तो उसके बाल खींच लेना। तुम्हें बाल खींचने आते हैं ना? आखिर में जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर बैठ गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कार जन से आगे बढ़ा ले गया। सेलिना मज़हर उसके जवाब पर अब तक इंगश्ते बदिंदा खड़ी थी। फ़ोटोशूट का वक्त मुतय्यन करने की गर्ज से वो दोबारा नज़र अमजद के ऑफिस की जानिब बढ़ाई थी। अंदर मौजूद उमैरा जाहिद को देखकर लम्हे भर के लिए उसने गहरा सांस लिया था। वो नज़र से अपने मुतवक्को प्रोजेक्ट की बात कर रही थी। उसकी पुश्त सेलिना की जानिब थी। वो असर लिए बगैर आगे बढ़ आई। फिर सोफे पर आ बैठी। उमैरा ने यूं ही रुख फेर कर देखा तो लम्हे भर को ठटक सी गई। उसे सेलिना की मौजूदगी की तवक्को नहीं थी। उसने अलबत्ता मुस्कुराकर नज़ाकत से 2 उंगलियां हिलाकर उसे सलाम किया था। उसने कड़वी निगाह डालकर चेहरा वापस फेर लिया था। यूं भी अगले ही पल उसके सामने आ बैठा था। फिर उसे अगली शूट की जगह और औकात बताने लगा। वो अब संजीदगी से आगे झुकी पूरे इन्हमाक से उसे सुन रही थी। तुम्हारी शूट का थीम नज़र भाई ने खुद को तय किया है। उसने मुख्तलिफ थीम्स पर मुश्तमिल कई आउटलेट्स उसकी जानिब बढ़ाए थे। वो अब हर एक आउटलेट को बगौर देख रही थी। ये सब थीम्स तो बहुत डार्क है, उसने चेहरा उठाकर पूछा। फिर आउटलेट्स को सामने टेबल पर डाल दिया। वो इसीलिए ताकि तुम दोबारा से इंडस्ट्री की नज़रों में आ जाओ और तुम्हारे ऊपर से ये फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग हट जाए। अब के जवाब देने वाली उमैरा थी। शायद उसका काम ख़त्म हो गया था। वो कीमती पर्स हाथ पर टांगे बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रही थी। उसके जवाब पर यूबिल और नज़र दोनों ने गैर आरामदेह निगाह सेलिना पर डाली थी। वो खिलाफ मामूल बहुत आराम से बैठी थी। अच्छा, जब भी आपको हमेशा बहुत न्यूड किस्म के थीम्स मिलते हैं क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र के बायस अगर आपको इस तरह के डार्क थीम्स दिए गए तो आप एक्ट्रेस कम और आपा ज़्यादा लगेंगी। उसने समझकर सर हिलाया था। यूविल ने बामुश्किल थूक निकला था। तुम्हें मुझ तक आने के लिए हमेशा इंडस्ट्री में फैले डर्टी जोक्स का सहारा क्यों लेना पड़ता है आखिर? वो अंदर से पेचोताब खाती बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली थी। उसने भी मुस्कुराकर कंधे उचकाए। आपको देखकर डर्टी जोक्स के अलावा और किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं आता। उमैरा आपा मासूमियत से कहा, आंखें पटपटाकर। रोने के बाद उसे अपना आप बहुत हल्का महसूस हो रहा था और वो पिछली वाली सेलिना ही मालूम हो रही थी। आपा, माय बैड उमैरा जी,
देखती हूँ कि कितने दिन तुम इन फ़ोटो शूट्स पर जिंदा रह सकती हो। उसके कड़वे अंदाज पर सेलिना ने मुस्कुराकर चेहरा उठाया था। अब तो लगता है कामयाब होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी नाकामी के मुंतज़िर हैं। उमैरा उसकी बात पर एहतजाज सा हंसी थी। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश से तुम कामयाब हो ही जाओगी। वो दोनों ही कहका लगाकर हंस पड़ी थी। नज़र ने अपनी टाई की नॉट पे साख्ता ही ढीली की थी। वो इन एक्ट्रेस को कभी नहीं समझ सकता था। मैं ख्वाहिश नहीं करती, बस काम करती हूँ। आप भी दूसरों के मामलात में अपनी नाक लाने के बजाय अगर महज अपने काम पर तवज्जो देंगी तो हो सकता है आपकी बढ़ती उम्र नज़रअंदाज कर दी जाए। युबिल का एकदम ही ताली बजाने का दिल चाहा था। सेलिना के जवाबात उसके दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। उमैरा जैसी अजीब औरत के साथ काम करते हुए उसके भी बहुत से हिसाब उस औरत के खाते में निकलते थे। उमैरा ने दांत पीसकर एक नज़र चेहरा झुकाकर मुस्कुराहट रोकते युबिल पर डाली और फिर दम दम करती वहाँ से निकलती चली गई। उसके जाते ही सेलिना ने हाथ यूं झाड़े गोया खस कम जहाँ पाक का इशारा कर रही हो। देखो तुम्हारे लिए आज भी बदले ले रही हूँ मैं, उसने युबिल के झुके सर को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर उसके आउटलेट समेटने लगा। ये हमारी मजबूत सेलिना, नज़र ने उसे सराहा था। उसने माथे तक हाथ ले जाकर उन्हें सलाम किया। अगर कोई एक्ट्रेस आपको टफ टाइम दे तो बस मुझे इशारा कर दीजिएगा, ऐसी तबीयत साफ़ करूँगी कि नस्लें याद रखेंगी उनकी। उसने नज़र को भी अपनी खिदमत से आगाह किया था। वो एकदम ही हंस दिया था। अब बताइए इतने डार्क थीम्स क्यों मुंतखब किया मेरे लिए? उसके पूछने पर युबिल पीछे हो बैठा था ताकि किसी भी देखने वाले को तुम काबिले तर्स न लगो, बल्कि तुमसे आती वाइब्स दी बिच सेलिना वाली हो, जो मर तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। उसने एक निगाह दिलचस्पी से उन थीम्स पर डाली थी, फिर पर्स हाथ पर डालती उठ खड़ी हुई। मुझे थीम्स पर कोई एतराज़ नहीं, ज़रा इन्हें भी पता चले कि सेलिना किसका नाम है। बाय नज़र भाई, चलो युबिल चल कर कॉफ़ी पीते हैं। वो दोनों उठकर नज़र के ऑफिस से बाहर की जानिब बढ़े तो वो पीछे गहरा सांस भरकर रह गया। सेलिना कभी नहीं बदल सकती थी और सच तो ये था कि वो उसे ऐसे ही पसंद थी, शफाफ और कभी कभी मुस्कुराकर तंज करने वाली, जज्बाती और अपने काम से मुखलिस, बेवकूफ़ और मासूम। वाजिद ने उसे बाजू से घसीटते हुए लाउंज में रखे सोफे पर धकेला था। उसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ रही थी और चेहरा तमतमा रहा था। मारिया की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तुम मुझे टेल कर रही हो, मुझे टेल करती रही हो तुम। वो उस पर धाड़ा था। जवाबन वो भी उठ खड़ी हुई, फिर उसके मुकाबिल आई। वो ज़ख्मी लग रही थी। ये बात तुम्हें अपनी पिछली महबूबा के पास जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने कहा था कि तुम इससे राब्ते में नहीं हो, तुम उससे नहीं मिलते, तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिले। फिर ये सब क्या था? तुम वहाँ उस पार्किंग एरिया में क्या कर रहे थे? वो भी उतनी शिद्दत से उस पर चिल्लाई थी। वाजिद ने बदसूर तेज़ होते तनफ्फुस के साथ उसे नफरत से देखा। मैं उसकी ज़िंदगी सहल बनाने गया था। क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? अगर वो कुछ लगती है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी? मुझे और अपनी औलाद को छोड़कर तुम उस बाजारी औरत से क्या लेने गए थे? उसके अल्फाज का चुनाव बहुत घटिया था। घर के मुलाजिम दीवारों के साथ कान लगाए सुनने लगे थे। उसकी ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है, वो इस हालत में मेरी वजह से पहुंची है। अगर मैं उस पर लगे इल्ज़ामात रद्द कर देता तो किसी की मजाल नहीं थी उसे इस सब में घसीटने की, लेकिन मेरी बुज़दिली ने उसे जलील कर दिया। मैं इस गिल्ट से आज़ाद नहीं हो सकता। मैं इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता हूँ। उसने सुर्ख आंखें लिए तैश से कहा था। मारिया का सांस धोंकनी की मानित चलने लगा था। उसका दिल किया कि इस दुनिया और उसमें पलती हर शय को आग लगा दे। उसने एक झटके से वाजिद का गिरेबान झपटा था। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है वाजिद हसन, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हारी सियासी साख और कैंपेन तबाह होकर रह जाएगी। तुम्हें उस 2 टके की लड़की की बजाय मेरे साथ ये दुनिया फतह करना चाहिए। तुम्हें मेरा साथ मांगना चाहिए। तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए। तुम्हें सियासत के इस बुलंद मकाम तक लाने वाली वो नहीं, मैं हूँ। वाजिद ने अगले पल एक झटके से उसके हाथों को परे किया, फिर सुलगती निगाहें उस पर जमाई। तुम एक इंतहाई घटिया सोच रखने वाली सिख औरत हो। पहले तुम्हें महज बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ तुम नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हो। मैं वहाँ उससे रिश्ते इस्तवार करने नहीं गया था, मैं उसकी मदद करने गया था। पहाड़ में जाए वो और उसकी ज़िंदगी। वो दाढ़ी थी। वाजिद को उसकी जहनी हालत पर शक सा होने लगा था। अब तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी मैं, अब इस मामले को मैं खुद देखूँगी। वो अगले पल तेज़ी से मुड़ी, लेकिन वाजिद ने उसका हाथ कूहनी से थाम लिया था। उसने उसी तेज़ी से मारिया को अपनी जानिब घुमाया था।
तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, वो उसे तनबीह कर रहा था। मारिया ने नफरत से उसका हाथ झटका था, फिर उसी तेज़ी से आगे बढ़ गई। वाजिद ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। उसने एक गलत इंतखाब किया था, उसने गलत वक्त पर गलत फैसले लिए थे और अब उसे इन फैसलों के खमियाजे सदा भुगतने थे। निचले फ्लोर पर मामूल की गहमागहमी थी। हर जानिब से फ़ोन की घंटियां सुनाई दे रही थी। फाइल्स हाथों में लिए आते जाते गार्ड्स कान में ब्लूटूथ लगाए एक दूसरे से मुस्तकिल राब्ता रखे हुए और बैक वक्त मुख्तलिफ केसेस पर तहकीक करते हुए वो सब दिन के मसरूफ़ तरीन वक्त में सफ़र कर रहे थे। यासिर अपने कैबिन में बड़ा जमान जोलिया की फ़ाइल को देख रहा था। फिर उसने सेलिना की फ़ाइल उठा ली। वो कई लम्हात तक वर्कगर्दानी करता रहा था। सेलिना के शुरू से लेकर अब तक के प्रोजेक्ट्स, उसके नामवर लोगों के साथ काम करने की फहरिस्त, आखिर में उसका स्कैंडल, जिसके बाद उसे कहीं से भी काम नहीं मिला था। उसकी आंखें हर एक तफसील स्कैन कर रही थी। लैपटॉप पर मसरूफ़ साहिर ने उस पर एक खफीफ सी निगाह डाली। क्या हुआ? कहाँ स्टक हो गए हो? उसने फाइल सामने टेबल पर डाल दी, फिर नफ़ी में सर हिलाया। ये केस इतना सीधा है नहीं जितना सबको लग रहा है। उसके कहने पर साहिर की चलती उंगलियां लम्हे भर को रुकी थी। उसने आंखें फेर कर उसे देखा था। क्या मतलब? क्या मारिया हसन ने उन्हें नहीं भेजा इस स्टॉकर को? केस के हवाले से कुछ मालूमात उसे भी थी। यासिर ने गहरा सांस लिया और फिर सर कुर्सी की पुष्ट पर रखा। उसकी आंखें पुरसोच अंदाज में सुकड़ी हुई थी। स्टॉकर को पकड़ना मुश्किल नहीं है और मुझे लगता है कि उसे मारिया ने ही भेजा होगा, लेकिन जो हमलावर मैंने लिफ्ट में पकड़ा था वो हमलावर कोई और था। और उसकी आखिरी बात पर साहिर चौंका था। मतलब उसे किसी और ने भेजा था? उसके पूछने पर यासिर ने महज सर इस बात में हिलाया था। वो मिलिटेंट नहीं था, ना ही उसे मारने के लिए भेजा गया था। उसे बस सेलिना को डराने के लिए भेजा गया था। जुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा? साहिर ने एक शक उसके सामने रखा था। हो सकता है, लेकिन आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो मुल्क से बाहर था। क्या तुम मुझे कल तक बता सकते हो कि वो कहाँ है? साहिर ने सुनकर सर हिला दिया था। उसके लिए ऐसी मालूमात इकट्ठी करना मुश्किल नहीं था। ऐसे हालात में सेलिना को बॉडीगार्ड की सख्त ज़रूरत होगी। क्या अभी तक उन्होंने गार्ड नहीं रखा? उसके इस्तफसार पर वो सीधा हो बैठा था। सेलिना की सुबह वाली गर्दान समाहत में उतरने लगी। वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सर यासिर, आपको चीफ अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। साहिर को यूं ही छोड़कर वो अगले ही पल हनीफा के सामने आ खड़ा हुआ था। उन्होंने 2 उंगलियों से उसे बैठने का इशारा किया तो वो कोट का बटन खोलता कुर्सी खींच बैठा। चीफ हनीफा उसे बहुत मुतफक्किर महसूस हुए थे। सेलिना पर हुए हमले की इत्तला मुझे मिली थी। उन्होंने बात का आगाज़ किया। वो हमतनगोश था। उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है यासिर। क्या तुम तहकीक के साथ उसके गार्ड बन सकते हो? उनकी आवाज़ में फ़िक्र हलकोरे ले रही थी। वो उन्हें चंद पल देखता रहा। इस एजेंसी में सैकड़ों गार्ड्स हैं। आप मुझे ही क्यों उसका गार्ड मुकर्रर करना चाहते हैं? क्योंकि मैं उन सैकड़ों गार्ड्स में से तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जवाब आसान था। वो कंधे सीध में रखे बैठा रहा, फिर चीफ की जानिब देखा। उनकी आंखों का रंग और चेहरे की साख्त बिल्कुल सेलिना के चेहरे जैसी थी। चेहरे पर रकम मासूमियत और नरमी भी सेलिना का परतू थी। इस एजेंसी में आए दिन एक्ट्रेसेस को तरह तरह के मसाइल का सामना रहता है। आप कभी किसी एक्ट्रेस के लिए ऐसे मुतफक्किर नहीं हुए? उसकी बात सुनकर वो चौंके थे। टेबल पर रखे उनके हाथ लम्हे भर को बेचैनी का शिकार हुए थे। वो उनकी हर हरकत को बगौर तक रहा था। ये एजेंसी की जिम्मेदार ओके, मैं उनका गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी शनाख्त उनके बॉडीगार्ड के तौर पर मुतारिफ़ नहीं करवाना चाहता। मेरे गार्ड रहने के चंद मुतालबात भी होंगे। अगर आप इन मुतालबात पर राज़ी हैं तो मैं तहकीक के साथ उनकी हिफाजत करने का ज़िम्मा ले सकता हूँ। उसने उन्हें दिक्कत से बचा लिया था। वो उसे खामोशी से चंद पल देखते रहे। उन्हें लम्हे भर को शक सा गुजरा था। क्या वो जानता था? कैसे मुतालबात? वो भी पीछे हो बैठे थे, साथ ही कलम हाथ में लिए कोरे कागज़ को निगाहों के सामने किया। सेलिना की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। पहला, मैं उनका कॉन्फिडेंशियल गार्ड रहना चाहता हूँ कुछ वक्त के लिए। जब तक मेरी तहकीक को लीड नहीं मिल जाती तब तक आप मंजर आम के लिए कोई गार्ड उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। दूसरा, तहकीकात मुकम्मल हो जाने पर मैं उनका बॉडीगार्ड नहीं रहूँगा। मेरे पास इस जॉब को ख़त्म करने का हक़ मौजूद होगा। तीसरा, मेरी बॉडीगार्ड और तहकीकात की पेमेंट आप अलग अलग मुझे अरसाल करेंगे। मैं बगैर पैसों के कोई काम नहीं करता। वो उसकी सारी शराइत को तेज़ी से कागज़ पर रकम करते जा रहे थे। और कुछ? उन्होंने सर उठाकर पूछा तो वो लम्हे भर को पीछे हो बैठा, उन्हें बगौर देखा। और ये कि
आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। उसकी आखिरी बात सुनकर वो रुक से गए थे। कागज़ और कलम एक जानिब रख दिया। क्या मैं तुम पर शक क्यों करूँगा? क्योंकि आप और मैं एक जैसे हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर उठ खड़ा हुआ। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस गार्ड पर कभी अंधा भरोसा नहीं करता जिसे मैं इतना अहम केस असाइन करता। हनीफा उसकी बात सुनकर चौंक से गए थे। उनकी आंखें तीखे अंदाज में सुकड़ी हुई थी। तुम ऐसा क्या करोगे जिससे मुझे तुम पर शक करने का मौका मिलेगा? मैंने कब कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? पुरसुकून अंदाज, वो गड़बड़ाता नहीं था। मतलब तुम ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हो? उन्होंने समझकर सरस बात में हिलाया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मिस्टर आलम। उनकी आंखों में कुछ लहराया था। तनबीह, वो एक वाज़ेह तनबीह थी। मैं गैर जानिबदार होकर इस केस को हल करूंगा चीफ। इसका मतलब जानते हैं ना आप? इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट की गलती को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम सेलिना की हिफाजत करने के लिए हायर किए जा रहे हो, उन्होंने उसे याद दिलाया था। आवाज़ में सख्ती से उभर आई थी। मैंने महज सब्जेक्ट की बात नहीं की है, मैंने उस सब्जेक्ट से बिलवास्ता और बिला वास्ता ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द की बात की है। और हनीफा मज़हर अपनी जगह ठहर से गए थे। क्या ये लड़का जानता था? उनकी पेशानी पर उभरता पसीना यासिर को इतनी दूर से भी नज़र आ रहा था। अगर आप मेरी शराइत पर राज़ी हैं तो मैं भी इस केस के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। वो कहकर पलटने ही लगा था कि लम्हे भर को चीफ की बात पर ठहर सा गया। तुम कितना जानते हो? उनकी आवाज़, लहजा, अंदाज, वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थे। बिल्कुल उतना ही जितना आप मुझे मालूम नहीं होने देना चाहते थे। एक लम्हे को पलट कर उन्हें देखा। सॉरी, मैंने वो भी देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। जाने वो इतने सीधे चेहरे के साथ ऐसी बातें कैसे कर लिया करता था। वो पलट कर गया तो चीफ ने गहरा सांस लिया। वो जानता था, उन्हें मालूम हो गया था कि वो जानता है, और उन्हें अब समझ आया था कि वो घेर लिए गए थे। वो उन्हें जानबूझकर जज्बाती कर गया था। वो ऐसे सवाल कर रहा था जो उन्हें वाज़ेह तौर पर सेलिना की जानिब से परेशान कर देते। उन्होंने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा था। वो उन्हें इतने सालों बाद भी हैरान कर गया था। उसने उतरती रात की स्याही के साथ ही कार घास के किते पर रोकी और बाहर निकल आया। वो सरदार के पास पिछले कई दिनों से नहीं आया था। वो उसे काम के बायस गिला नहीं किया करते थे, लेकिन बच्चों की तरह खफा ज़रूर हो जाया करते थे। उसने दाखिली दरवाज़ा धकेला और अंदर चला आया। लकड़ी का फर्श ठंडा हो रहा था। लाउंज से मुत्सिल किचन से खुशकपियों की आवाज़ें भी आ रही थी। अगले ही पल उसने गहरा सांस लिया और आगे बढ़ाया। वो इन आवाज़ों को पहचानता था। दादा, आप यकीन नहीं करेंगे किस कदर सिक था वो मुजरिम। उसे गिल्ट महसूस नहीं होता था। इतना घिनौना जुर्म करने के बाद भी वो पशेमान होने से कासिर था। हमारी टीम ने केस के साथ जुड़ी डॉक्टर की टीम से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि उसे ज़हनी बीमारी थी। साइको था वो। दादा अरमान के साथ गोल मेज टेबल पर बड़ा जमान इन हमाक से उसकी कहानियाँ सुन रहे थे। वो हाथों को हरकत देता आंखों में ढेरों जोश व जज्बा लिए उन्हें अपने आखिरी केस की रोदात सुना रहा था। मौसम एक जानिब खड़ा उसे हैरत से तक रहा था। अरमान की कहानियाँ सुनने में मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन फिर उसे और सरदार को कहीं कहीं रातें डर से नींद नहीं आती थी। तुम अपनी फजूल कहानियों से बाज नहीं आओगे, उसने किचन में दरवाजे से आगे बढ़ते हुए उसे टोका था। दादा उसकी आवाज़ पर चौंक कर मुड़े थे। उसे देखकर जैसे रगो पै में खुशी की लहर सरायत कर गई थी। उनका हैंडसम पोता आज उनके साथ रहने चला आया था। तुम कब आए? अरमान ने पूछा तो उसने कोट उतारकर कुर्सी पर डाला, फिर आगे बढ़कर पानी की बोतल फ्रिज से निकालने लगा। जब तुम अपने साइको केस की रोदात पूरे जोशो खरोश से सुना रहे थे। दादा, आपको मज़ा आता है ना सुनकर? उसने यकीन दहानी के लिए फ़ौरन पूछा था। ऑफ कोर्स, कूल दादाजी, ऐसे मुस्कुराकर कहते वो बहुत प्यारे लगे थे। हाँ, मज़ा आता है। और फिर रात को कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है ताकि मैं उन्हें अपने साथ सुला लूँ। क्यों? क्योंकि अरमान की कहानियाँ सुनने के बाद सीरियल किलर उन्हें अपने सर पर मंडलाता दिखाई देने लगता है। उसका इशारा समझकर सरदार ने खफगी से उसे घूरा था। एक दफ़ा बजाया था बस दरवाज़ा। मैं आपको आज रात अपने साथ नहीं सुलाऊंगा। अरमान है यहाँ, तुमसे तो कोई उम्मीद रखना ही फजूल है। आप इसे ही क्यों अपना पोता नहीं बना लेते? उसने जल कर कहा था। अरमान के पेट में गुदगुदी सी होने लगी। वो ऑलरेडी मेरा पोता है, मैं उसे दिलो जान से अपना पोता मान चुका हूँ। वो भी दो बदू बोले थे। अरमान का पैरों की ताली बजाने का दिल चाहा था।
यकीनन जायदाद में भी इसका हिस्सा मुकर्रर कर दिया होगा आपने। मेरे अलावा आप सबको अपना वारिस बनाना चाहते हैं। पानी पीकर वो आस्तीन नहीं मोड़ता स्लैब से टेक लगाए खड़ा हो गया था। अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो क्यों ना मैं इसे वाक़तन अपना वारिस मुकर्रर कर दूँ। दादा को अरमान पर कोई एतराज़ नहीं था। अरमान ने हंसकर तालियां बजाई थी। मैसम के भी दांत निकल आए थे। यासिन हंसते हुए मैसम को घूर कर देखा था। उसके दांत फौरन गायब हुए थे। मुझे चाहिए भी नहीं आपकी जायदाद। दादा, कोई जल रहा है यहाँ पर, देखिए तो ज़रा। इसका चेहरा जलन से स्याह पड़ चुका है। अरमान का अंदाज ऐसा था कि दादा ने पलटकर ऐसा मंजर मुलाहिजा करना ज़रूरी समझा था। फिर वो हंसकर अरमान की जानिब घूमे। हमारी खुशियों से जलता है। ऑफ कोर्स। उसने आंखें घुमाई और बाहर निकल आया। कुछ पल बाद वो फ्रेश हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल रहा था। जीन्स पर स्याह टी शर्ट पहने, गीले बालों को माथे पर बिखेरे। खाना तो खा ही लिया होगा आपने। अरमान की कहानियों को एंजॉय करते हुए उसकी आवाज़ उभरी थी। लाउंज में अरमान के साथ बड़ा जमान सरदार ने कंधे उचकाए। जाहिर सी बात है, अब इतनी रात गए तक कोई बेमुरवत पोते का इंतज़ार भला क्यों करेगा। वो असर लिए बिना किचन की जानिब बढ़ाया था। बेमुरवत, मेरा ही दिमाग ख़राब था कि इतना तवील सफ़र करके आपके पास रहने चला आया। उसकी जली कटी आवाज़ उभरी थी। सरदार और अरमान एक दूसरे को देखकर गहरा सांस लिया था, यूँ जैसे दो दोस्त एक दूसरे को देखकर अपने तीसरे दोस्त के इंतहाई गैर दोस्ताना रवैये पर अफसोस कर रहे हो। फिर जब वो दोनों उसके साथ टेबल पर बैठने लगे तो वो हैरान हुआ। मेरा दिल रखने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा तो अरमान ने नाक से मक्खी उड़ाई। इतनी भी अच्छी शक्ल नहीं है तुम्हारी कि महज दिल रखने के लिए दोबारा खाने बैठ जाएंगे तुम्हारे साथ। मैसम अब ताज़ा खाना टेबल पर लगा रहा था। दादा ने गर्म रोटी उसके सामने निकाल कर रखी तो वो उन्हें देखने लगा। नहीं खाया था खाना तुम्हारे बगैर, मत सड़ो इतना। और उनके ऐसे कहने पर वो ना चाहते हुए भी खफीफ सा सुर्ख हुआ था। एक्ट ऐसे करता है जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। देखिए दादा, आपका पोता टफ गाय बनने के चक्कर में बहुत जगहों पर अपना नरम हिस्सा छुपाने पर मजबूर हो जाता है। अरमान की चलती ज़बान कहाँ रुक रही थी। उसने उसे तिरछी आंखों से देखा था। मैंने कुछ नहीं कहा, खा लेते मेरे बगैर खाना। कंधे अचकाकर यूँ कहा जैसे ओहो ये तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अरमान और सरदार दोनों उसे बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा, अब सुकून से खाना खाओ। वो तीनों खुशकपियों के दौरान खाना खा रहे थे। अरमान और दादा बोल रहे थे और वो उन्हें सुन रहा था। कभी कभी हंस पड़ता और कभी सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफा किया करता। अरमान बता रहा था, तुमने जौलिया के गार्ड की जॉब छोड़ दी। अगर ऐसा है तो एजेंसी जाकर क्या करते हो तुम। खाने के बाद लाउंज में बड़ा जमान वो तीनों सब चाय पी रहे थे। जब दादा ने उससे पूछा, उसने अरमान को खूनख्वार आंखों से देखा था। एक राज नहीं रख सका, गधा। मगर वो भी ढीठ था। उसकी आंखों का असर लिए बगैर बैठा रहा। जी, कुछ मसला हो गया था। फिर अब क्या कर रहे हो तुम। कुछ ख़ास नहीं, एक केस सॉल्व कर रहा हूँ। कैसा केस। होते हैं बहुत से केसेस एजेंसी में एक्ट्रेसेस के मुतालिक। आप परेशान मत हो, मैं जॉबलेस नहीं हूँ। उसने यकीन दहानी करवाई थी। सरदार ने गहरा सांस लिया। कितना कहा था तुम्हें कि ऐसा थका देने वाला पेशा मत इख्तियार करो। लेकिन ये लड़का मेरी बात माने भी तो सही। उनके कहने पर अरमान उसे बिल्कुल खामोश निगाहों से तकने लगा था। वो जानता था कि यासिर बॉडीगार्ड क्यों बना था। सेलिना से मुलाकात हुई थी तुम्हारी। उनके अगले इस्तफसार पर वो सीधा हो बैठा था। फिर हाथ आगे बढ़ाकर खाली कप दरमियाने टेबल पर रख दिया। गुलाबी लिबास में मलबूस सुबह वाली सेलिना उसे यूं ही याद आई थी। मैं एजेंसी अपने काम से जाता हूँ, सेलिना से मिलने नहीं। उसके जवाब पर सरदार बदमज़ा हुए थे। कोई होगा इस जैसा जो सेलिना को नज़रअंदाज कर सकता हो। वो अरमान से मुखातिब थे। वो भी उनकी बात पर सर धुन रहा था। आप दो फैन बॉयज़ हैं ना उसके, मेरी क्या ज़रूरत। उसने उठते हुए कहा था। फिर शब खैर कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ाया। इन दोनों ने उसे नहीं रोका। उसे सवेरे जल्दी उठने की आदत थी। एक बॉडीगार्ड होने की हैसियत से उससे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना था। वो फिट होता तभी तो किसी दूसरे शख्स की हिफाजत कर सकता था। रात गए तक वो अपने कमरे में मौजूद बेड पर दराज था। उसका कमरा साफ सुथरा और खासा कुशादा था। छत का पिछला हिस्सा सीधा जबकि आगे का हिस्सा खासा नीचे की जानिब झुका हुआ था। इस झुके हिस्से पर शीशे की एक बड़ी सी खिड़की थी। उस खिड़की से तारीक आसमान पर जगमगाते कई सितारे नज़र आते थे। एक जानिब राइटिंग टेबल के साथ ही दीवार गिर अलमारियाँ मौजूद थी। किताबों के कई छोटे छोटे शेल्फिस पर कई कुतुब तरतीब
बाहर रखी थी। इन किताबों पर फेरी लाइट्स के सुनहरी कुमकुमें जगमगा रहे थे। कमरे में मौजूद महज उन छोटे सुनहरी कुमकुमों की मध्यम रोशनी बिखरी थी। एक जानिब दीवार के साथ बुलंद सा आईना भी टिकाकर खड़ा किया गया था। उसका कीमती फ्रेम सुनहरे रंग का था। फेरी लाइट्स में उसका सुनहरापन दमक रहा था। राइटिंग टेबल के साथ मौजूद शीशे की खिड़की और छत पर लगी उस ग्लास विंडो से बाहर उतरती खूबसूरत रात का नज़ारा वो बहुत फुर्सत से तक रहा था। गर्दन के नीचे एक हाथ तकिए की सूरत रखे महव होकर छत को तकता हुआ। यकायक उसे दरवाजे के पार किसी के कदमों की चाप महसूस हुई थी। वो नहीं हिला। फिर उसने किसी को आहिस्तगी से दरवाज़ा धकेल कर अंदर आते हुए महसूस किया। वो नहीं हिला। अब कोई बेहद आहिस्तगी से उसके साथ बेड पर दराज हो रहा था। यहाँ वो हल्का सा मुस्कुराया था, लेकिन कमरे में मौजूद मबहम तारीकी के बायस आने वाले ने उसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। यासिर, सरदार की मासूम सी आवाज़ पर वो उस उभरती मुस्कुराहट को जैसे रोक नहीं पा रहा था। वो अब बगौर उसे देख रहे थे। उसे जागता देखकर वो मुस्कुराए थे। दादा, मेरी प्राइवेसी का ही ख्याल कर लिया करें। उसने ग्लास विंडो से आंखें नहीं हटाई। सरदार ने असल लिए बगैर उसके साथ दराज होकर सर रख दिया था। अब वो दोनों एक ही अंदाज में हाथ सर के नीचे रखे ऊपर मौजूद चांद रात का चांदनी सा वजूद तक रहे थे। अरमान के पास जा रहे थे ना आप तो। अरमान गहरी नींद सो रहा है। आपकी नींद उड़ाकर वो गहरी नींद ही सो रहा होगा। दादा हंस रहे थे। उनके हंसने पर वो मुस्कुराया था। अरमान की कहानियाँ तो बहाना है। अच्छा, मुस्कुराहट दबाकर सवालिया सा पूछा। दादा सर हिलाने लगे थे। तुम मुझे बहुत प्यारे हो। रात के इस वक्त आप मुझसे इतनी क्रीपी बातें नहीं कर सकते। वो फिर से हंस दिए थे। फिर कुछ पल बाद आहिस्ता से बोले, रात कितनी खूबसूरत है ना। रातें तो होती ही खूबसूरत है। उसने आंखें हटाए बगैर आहिस्तगी से कहा था। सितारों के बगैर रातें भयानक मालूम होती हैं। दादा ने नरम सा एतराज़ किया था। देखने वाले की आंख का कमाल है दादा। मैंने सितारों के बगैर भी रातों को खूबसूरत महसूस किया है। पोता रात के इस पहर सोने की बजाय जाकर सितारों भरी रात को देख रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पोता थक चुका है। वो सोना चाहता है, लेकिन दादा सोने नहीं दे रहे। बिला वजह रात की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों भला? काबिले कदर अदब के उस्ताद ने इस्तफसार किया था। क्योंकि वो अदबी इंसान है। अदबी लोगों को तारे देखकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद आ जाता है, और फिर जब तक वो इस रॉबर्ट की नज़म में बयान की गई रात की खूबसूरतियों को बयान ना कर लें, अपने पोते को चैन से सोने नहीं देते। और इधर सरदार का एक कहका बुलंद हुआ था। उन्हें रात देखकर वाकई अंग्रेज़ी अदब का एक नामवर शायर याद आ गया था। कितने अच्छे से जानता था वो उन्हें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अजीम शायर था। दादा को उसकी अजमत में कोई शक नहीं था। देखा क्या कहा था मैंने? उसने गहरा सांस लेकर कहा। तो वो हंसते रहे। अब मैं कुछ कहूँगा तो तुम नाक भूंज चढ़ाओगे, लेकिन चलो अब मैं कह देता हूँ। मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत पसंद है, लेकिन उसकी शायरी मुझे खौफज़दा करती है। उनके कहने पर उसने चेहरा फेर कर हैरत से उनकी जानिब देखा था। क्यों? क्या अदब भी किसी को खौफज़दा कर सकता है? वो उसके सवाल पर मुतबस्सुम हुए थे। अदब नहीं बच्चे, इंसानों को खौफज़दा कर देते हैं। बाज़ दफ़ा वो इतना सच लिख देते हैं कि उसे सहारना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या कह दिया रॉबर्ट ने कि आप उससे खौफज़दा ही हो गए? तुम यकीन नहीं करोगे कि मुझे उसकी लिखी कौन सी सतर खौफज़दा करती है। उसने मुतजस्सिस होकर अब्रू ऊंचे किए थे। कौन सी? दादा चंद पल खामोश रहे। फिर उनकी मध्यम सी आवाज़ उभरी, बी हैप्पी 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 एंड सीज द डे ऑफ प्लेयर। और वो वाकई यकीन नहीं कर पा रहा था। ये सत्तर तो बहुत बेज़रर और ख़ूबसूरत थी। रियली? मुझे इसके अल्फाज नहीं, मुझे इस सतर से निकलती मनती तवानाई खौफज़दा करती है। ये अजीब सतर है। इंसान को खौफ महसूस होने लगता है। जितनी दफ़ा उसने खुश रहने पर जोर दिया है, उतनी ही दफ़ा मेरा इस नज़म से एक अजीब सा ताल्लुक़ इस्तवार हुआ है। क्या अल्फाज भी तवानाई रखते हैं? बिल्कुल। अल्फाज जिस तवानाई से लिखे जाते हैं वही तवानाई पढ़ने वाले महसूस करते हैं। कुछ लिखारी बहुत सादा लिखते हैं, लेकिन उनके अल्फाज की वाइब्स लोगों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। फ्रॉस्ट की वाइब अच्छी नहीं है। उनके कहने पर वो खामोश हुआ, छत को तकने लगा था। खुश रहने के लिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक हद होती है जो इंसान को इंसान होने के नाते कभी पार नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी खुशी के लिए इस एक इंसानी हद की भी हिफाजत नहीं करते। बाज़ लोग खुश रहने के लिए दूसरों की ज़िंदगियों में जो जहर घोलते हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी होता है। बाज़ लोग इस सतर को बहुत गलत अंदाज से अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं।
वो हाल में खुश रहने के लिए दूसरों का हाल बर्बाद करने से भी बाज नहीं आते। वो अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों को पैरों तले कुचलते हुए गुजरते चले जाते हैं। सरदार की बात पर उसे बहुत से चेहरे याद आए थे। सुल्ताना, मारिया, वाजिद, अपने हाल की खुशी के लिए दूसरों का हाल बर्बाद करने वाले लोग। वो खामोश ही रहा। क्या तुम इस नज़म का नाम जानते हो? उसने लाइलमी के बाइस महज सर हिलाया था। कार्ब टाइम। कार्ब टाइम ये लातीनी सतर है जिसका मतलब है मुस्तकबिल और माजी के गम से आज़ाद होकर हाल में ज़िंदा रहा जाए, हाल को अपनी पूरी खुशगवार तवानाई से गुजारा जाए, मुस्तकबिल की खौफज़दा कर देने वाली फ़िक्र से आज़ाद होकर माजी की तकलीफ दे यादों को परे धकेल कर सिर्फ़ और सिर्फ हाल का सपूत बनकर जिया जाए। ये तो बहुत मुश्किल काम है, उसने कुछ पल बाद कहा था। सरदार को उसकी बात से इख्तलाफ नहीं था। बिल्कुल, ये एक ऐसी इबारत है जो इंसान को ग्रो करने में मदद देती है। माजी में कैद रहने वाले एक दायरे में कैद हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं। मुस्तकबिल में ज़िंदा रहने वाले हर लम्हा गहरी अजियत का शिकार रहते हैं। वैसे तुम कहाँ कैद हो, माजी या मुस्तकबिल में? उनके इस्तफसार पर वो चंद पल कुछ भी नहीं बोला था। उतरती रात के पार उसे एक धुंधला सा मंजर महसूस हुआ था। अस्पताल का वो ठंडा फर्श, जमा देने वाली तकलीफ़। उसने बहुत सा थूक निकला था। मुझे पता है तुम कहाँ कैद हो, दादा ने खुद ही समझ कर कहा था। वो जानता था कि सरदार लाइल्म नहीं थे। हमारी ज़िंदगियों में कोई एक लम्हा ऐसा ज़रूर वारद होता है कि हम उससे कभी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, चाहे तब भी नहीं। वो लम्हा या तो बहुत खुशगवार होता है या फिर बहुत गहरी तकलीफ़ का खमास। हम सिर्फ वही लम्हात याद रख पाते हैं जो एक्सट्रीमिज़म का मज़हर हो। हमें आम दिन रात याद नहीं रहते, हमें एक्सट्रीम खुशी या तकलीफ़ के लम्हात याद रह जाते हैं। और क्या तुम जानते हो कि इस एक लम्हे की कैद से आज़ादी इंसान को एक अजीम इंसान बना देती है। बाहर उतरती रात पहले से ज़्यादा खूबसूरत और उदास महसूस होने लगी थी। सरदार की बातें उस रात की मानिंद उदास और खूबसूरत थी। सरदार आलम, आप बहुत बोलते हैं। कुछ पल बाद उसका मध्यम सा तबसरा उभरा तो दादा बेबसी से हंस दिए। सेलिना की मदद कर दिया करो, बहुत अकेली लगती है वो मुझे। उनके कहने पर उसने गहरा सांस लिया था। उसके आसपास बहुत लोग हैं, वो कैसे तन्हा हो सकती हैं? रोशनियों में घिरे लोग अक्सर तन्हा होते हैं। दादा उठ गए थे, फिर शफकत से हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को छुआ। उसने छत से आंखें हटाकर उनकी जानिब देखा था, आंखों पर नाजुक सी ऐनक लगाए। नरम आंखों से उसे देखते हुए एक लम्हे के लिए उसका दिल शुक्र से भर गया था, लेकिन उसने कहा तो सिर्फ इतना ही, अब सोने देंगे मुझे? हाँ, सो जाओ, गुड नाइट। वो उठकर अब दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। एक लम्हे को पलटकर उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गए। वो उनके अंदाज पर देर तक मुस्कुराता रहा था। अगली सुबह वो स्क्रिप्ट लेने नज़र के ऑफिस चली आई थी, लेकिन दरवाजे में बहुत सा जमे गफ़ीर महसूस करके उसके कदम लम्हे भर को थमे थे। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो अगले ही पल रास्ता बनाती आगे बढ़ने लगी थी। रिपोर्टर्स ने उसे देखते हुए उस पर सवालात की बौछार कर दी थी। युवल ने बामुश्किल रिपोर्टर्स को परे धकेल कर उसे अंदर की जानिब खींचा। फ्लैश लाइट्स और सवालात, वो नासमझी से हर एक को तक रही थी और फिर उसकी हर नासमझी अनका हो गई। ऑफिस में लगे कीमती सोफ़ों पर मारिया बराजमान थी। उसके ऐन सामने डायरेक्टर बैठा था। नज़र अमजीद एक जानिब बेबसी से इस्तादा था और माहौल खासा तनाव का शिकार था। क्या आप एक बदनाम ज़माना एक्ट्रेस को अपने ड्रामे में लेना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब, वो अपना मुद्दा पहले ही बयान कर चुकी थी। अब महज आखिरी कलमात से अपने मुद्दे पर मोहर जब्त कर रही थी। उसके कदम पीछे ही कहीं जम गए थे। डायरेक्टर ने एक मलामती निगाह उस पर डाली थी। युवल उसके साथ ही खड़ा था। मैं खुद भी हिचकिचाहट का शिकार था, लेकिन अब आपके कहने पर तो मैं इन्हें वाकई काम नहीं दे सकता। मारिया ने उसकी जानिब देखा, लम्हे भर को मुस्कुराई। सेलिना को अपना आप एक बार फिर से बहुत छोटा महसूस होने लगा था, ऐसे जैसे वो उसके सामने किसी जसारत की हिम्मत न रखती हो। हर एक का इनके बारे में यही ख्याल है। मैं बस आपको किसी भी पस्ती का शिकार होने से बचाना चाहती थी। डायरेक्टर साहब, इन मोहतरमा की हिस्ट्री शीट बताती है कि यह माजी में जिसके साथ भी रही उन्हें पस्ती में धकेल गई। सेलिना मज़हर का बैड लक उनका पीछा हर जगह करता रहा है। वो अगले पल उठ खड़ी हुई थी, कदमों में रखा पर्स भी उठा लिया। उसके कंधों तक आते बाल सीधे थे और चेहरा दमक रहा था। वो अपना भरपूर ख्याल रखने वाली औरत थी। डायरेक्टर शबीर रज़ा भी उसके साथ ही उठा था।
मैं आपको इससे कहीं अच्छी एक्ट्रेसेस असाइन कर सकती हूँ, बस खुद को डूबने से बचाइए। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं मारिया। नज़र पहले भी उससे रोकता रहा था, लेकिन वो तो गोया उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। किसी के रिस्क को आप यूँ नहीं छीन सकती। उसने एक नाकदाना निगाह नज़र पर डाली और फिर बुत बनी सेलिना को जहर-आलूद नफरत से देखा। अगले ही पल सर झटक कर वो उसके साथ से निकलती आगे बढ़ गई थी। युगल ने बुत बनी सेलिना को देखा। उसका दिल दुखी हो गया था उसे ऐसे देखकर, लेकिन वो अगले ही पल मारिया के पीछे भागी थी। वो अब अपने साथ लाए गए रिपोर्टर्स और गार्ड्स की हमराही में दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। वो उसके पीछे भाग रही थी। लिफ्ट से निकलते अरमान, हनीफा और सलमान अपनी ही जगह ठहर गए थे। वो उसे भागता हुआ देख चुके थे। अरमान चीफ हनीफा को किसी हवाले से जानता था, इसीलिए वो उनसे मिलने यासिर के साथ एजेंसी चला आया था। जाने यासिर खुद कहाँ था। मेरी बात सुने प्लीज़, ऐसे मत करें, आप ऐसे नहीं कर सकती, उसने बुलंद आवाज़ के साथ कहा। तो कहीं मर्दों में घिरी मारिया ने लम्हे भर को पलट कर उसकी जानिब हैरत से देखा। रिपोर्टर्स अब माइक्स और कैमरे उसकी जानिब फेरे खड़े थे। दाखिली दरवाजे के करीब तमाशा सा लग गया था। वो तीनों भी किसी अनहोनी एहसास के तहत अर्जुन की जानिब बढ़ आए थे। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा कर रही हूँ। आप ज़्यादती कर रही हैं। आप मेरी वर्क प्लेस पर आकर पर्सनल्स को दरमियान में नहीं ला सकती। आप अपने हसद की वजह से मेरा काम नहीं ख़राब कर सकती, वो जब से कह रही थी। रिपोर्टर्स अब उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। मारिया ने इस्तज़ा सर झटका था, फिर करीब चली आई और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता मारिया ने उसे खींचकर चांटा दे मारा था। एक पल के लिए सब कुछ साकित हो गया था, यूँ गोया कभी हरकत में आया ही ना हो। हनीफा यखलक थी। आगे बढ़ने लगे तो सलमान ने उन्हें हाथ से पकड़कर रोक लिया। वो बेबसी से सेलिना का सुर्ख पड़ता रुखसार देखकर रह गए थे। दूसरों के शोहरों पर डोरे डालने वाली बदनाम ज़माना अदाकारा अब मुझे वर्क एथिक्स सिखाएगी, उसकी हद तक अमेज़ आवाज़ उभरी थी। वो अपने रुखसार पर हाथ रख के सुन हुई उसे देख रही थी। दूसरों के शोहरों पर डोरे डालने से क्या मुराद है आपकी? एक रिपोर्टर ने चटखारेदार सवाल दागा था। इन जैसी गोल्ड डिगर्स को कौन नहीं जानता। अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ये किसी भी अमीर मर्द को फांस लेती हैं और फिर ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं मज़ीद इन जैसी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सेंस ऑफ जस्टिस मुझे ऐसा करने नहीं से बाज रखता है, वो कहकर बाहर की जानिब बढ़ गई थी। रिपोर्टर्स उसके पीछे तेज़ी से बाहर बढ़े थे। उन सबको अपने अखबारात और न्यूज़ चैनल्स के लिए चटखारेदार खबर दरकार थी। वो पीछे तनहा खड़ी रह गई। उसी पल दाखिली दरवाजे से यासिर अंदर दाखिल हुआ था। उसे दरमियान में खड़ा देखकर लम्हे भर को ठहरा, फिर निगाहों ने बाहर मौजूद रिपोर्टर्स का पीछा किया। अगले पल उसने जब से गहरा सांस लेकर सेलिना की जानिब देखा था। यासिर और अरमान, बॉडीगार्ड्स का एक जमे गफ़ीर जो उसे बेहद पसंद करता था। हनीफा और सलमान, नज़र और युबिल, एक भी इंसान उसकी मदद नहीं कर सका था और उस हजूम में तन्हा थी। उसका हाथ रुखसार से बेदम होकर पहलू में आ गिरा था। फिर उसने किसी भी जानिब देखे बगैर मुर्दा आंखें लिए कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। वो रो नहीं रही थी, उसे रोना नहीं आ रहा था। मारिया ने उसके अंदर उम्मीद की इस आखिरी आस को भी अपनी जलन से खाकस्तर कर दिया था। पीछे सब बेबसी से खड़े रह गए थे। उसने पलटकर किसी से मदद नहीं मांगी। उसने किसी को पुरशिकवा निगाहों से देखा नहीं। वो बस बेदम कदम लिए आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। अगले कई लम्हात में वो मोहित के सामने इस्तादा थी। वो उसे बेवक्त अपने क्लिनिक में देखकर चौंका था। हमें डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं मोहित? उसका चेहरा बेहद सफ़ेद था। मोहित ने उसे मोहतात निगाहों से देखा। उसे बैठने तक के लिए नहीं कह सका। वो उसे बहुत अजीब से लग रही थी। हमारा दिमाग हमें ज़िंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो जब देखता है कि पिछले सेहतमंद ऑर्डर से काम नहीं हो रहा तो वो अपना ऑर्डर बदल लेता है। उसे नहीं पता कि वो एक ऑर्डर को तोड़कर एक टॉक्सिक चक्कर में दाखिल हो चुका है। उसे सिर्फ एक बात पता है कि वो आपको ज़िंदा रखे हुए, कैसे ज़िंदा रखे हुए वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसने नरमी से कहा था, फिर उठकर उसकी जानिब चला आया। उसे पानी का गिलास दिया। वो खाली नज़रों से उस आब खोरे को देखे गई। अगर हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड से हटकर काम करना जानता तो क्या हमारी ज़िंदगी आसान होती? उसने आहिस्तगी से पूछा था। मोहित ने गहरा सांस लेकर गिलास टेबल पर रख दिया, फिर उसकी जानिब पलटा। फिर शायद हम में से कोई इंसानी सुरोई ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रहता। हम इंसान 21वीं सदी तक सिर्फ इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा दिमाग मौजूद था जो हमें किसी भी हाल में ज़िंदा रखने के लिए राज़ी था। सर्वाइव करना आसान नहीं होता। मैं अपने दिमाग को कैसे बताऊं कि मैं मज़ीद सर्वाइव नहीं करना चाहती? वो उसके सवाल को समझता था, इसीलिए हैरान हुए बगैर कहने लगा,
आप अपने दिमाग को ये बात कभी नहीं समझा सकती। वो आपको ज़िंदा रखने के लिए किसी भी हद जाएगा। उसे ऐसे ही तरतीब दिया गया है। क्या आप स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानती हैं? उसने पूछा तो सेलिना ने उसे नज़रें उठाकर देखा। वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहता जा रहा था, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जिस्मानी तशद्दुद के बायस वजूद में आता है। इसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह फ़िज़िकल वायलेंस है। ऐसा वायलेंस जिसका बचपन में सामना किया गया। मुझे हमारे दिमाग का ये डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है। जानती हैं क्यों? वो लम्हे भर को ठहरा था, फिर पलटकर दीवार पर लगे एक मुसव्वरी की जानिब बढ़ाया। उस कैनवस पर कई रंग हर जानिब से बिखेरे गए थे। इन रंगों की ज़बान समझना आम इंसान के लिए कठिन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम इंसान के लिए इंसानी दिमाग को समझना कठिन था। वो अब जेबों में अपने खूबसूरत हाथ से उस रंग बिरंगी मुसव्वरी को दिलचस्पी से तक रहा था। फिर उसने एक हाथ जेब से निकालकर गहरे नीले रंग के पैटर्न पर फेरा। हमारा दिमाग हर उस याद को ब्लॉक कर देता है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो, या जिसकी अजियत हमें सांस तक न लेने दे। हम जब एक अजियत बर्दाश्त करने की सकत खुद में नहीं पाते तो इसके नतीजे में हमारा दिमाग कहीं शख्सियतें घड़ लेता है। वो पर्सनैलिटीज़ हमारी तकलीफ़ बांटने में मुआवन साबित होती हैं। फिर हम इन शख्सियात को अपने सामने देखते हैं, बिल्कुल अपने हमजाद की मानित। नफ्सियात की ज़बान में इसे हेलुसिनेशंस कहते हैं। उसकी आवाज़ में कुछ था जो बहुत गहरा था। उसकी लंबी सफ़ेद उंगलियां अब तक नीले रंग पर अपना अनदेखा सा निशान जब्त करती जा रही थी। हमारा दिमाग सिर्फ हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे ही जैसी कई शख्सियात गढ़ लेता है ताकि हम अपनी तकलीफ़ उनसे बांट लें। फिर जो तकलीफ़ आपकी उस एक शख्सियत में सही होती है वो आपकी दूसरी शख्सियत को याद तक नहीं होती। ये एक ज़हनी बीमारी है। और जानती हैं कि ये बीमारी क्यों होती है? नीला रंग थम गया था। अब उसकी उंगलियां गहरे सुरमई रंग पर दायरा खींच रही थी ताकि हम अकेले अपनी तकलीफ़ का सामना न करते रहें, बल्कि हमारे पास भी कोई हो जिससे हम अपनी तकलीफ़ बांट सकें। हमारा दिमाग हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे ही जैसी कई शख्सियात गढ़ने से भी नहीं चूकता। वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यू नो व्हाट? वो पलटा था, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए। ये मुस्कुराहट उसकी शख्सियत का खासा थी। देयर इज़ एन आयरनी। रंग बिरंगी मुसव्वरी पीछे रह गई थी। वो उस तक चला आया था। उसके हाथ अब जेबों से बाहर थे। हमारे दिमाग को नहीं पता कि वो हमें बचाने की बजाय एक गहरी और ना ख़त्म होने वाली दलदल में धकेल रहा होता है। जिन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो अक्सर थकन से मर जाते हैं क्योंकि वो शख्सियतें इंसान के साथ बड़ी होती हैं। वो वक्त के साथ साथ एक अलग इंसान की मानित पुख्ता हो जाती हैं। फिर गेम उल्ट जाता है। उन्हें भी ज़िंदगी से उतना ही हिस्सा चाहिए होता है जितना कि असल इंसान जी रहा होता है। वो इस हिस्से को गुजारने के लिए हर लम्हा इंसान पर हावी होने के लिए तैयार होती हैं। एक पर्सनैलिटी के सोते ही दूसरी पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाती है। इंसान को पता नहीं चलता और वो इन शख्सियतों के साथ ज़िंदा रहते रहते थकन से मर जाता है क्योंकि वो आराम नहीं कर पाता। वो एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ गुजार रहा होता है। वो लहजा भर को ठहरा था। है ना फैसिनेटिंग? वो उसके सवाल पर मुस्कुराई थी। ये फैसिनेटिंग होने से ज़्यादा डार्क है। किसने कहा कि ये डार्क चीज़ें फैसिनेटिंग नहीं होती? दिमाग के कई हिस्से बहुत स्याह हैं और इन स्याह हिस्सों की दास्तान अक्सर बहुत सहर अंगेज़ होती है। इन स्याह हिस्सों के बायस ही इंसान ने आज तक सरवाइव किया है। वो उसे नफ्सियात की बहस में नहीं जीत सकती थी। फिर कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी टांगें मुस्तकिल खड़े रहने से थकने लगी थी। हमारा दिमाग डिसऑर्डर्स का शिकार सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और जिससे हम प्यार करते हैं उसे ज़िंदा रखने के लिए किसी भी हद को पार करने से नहीं घबराते। वो भी उसके सामने कुर्सी पर जा बैठा था। उसकी गहरी भूरी आंखें ठंडे से अंदाज में पुरसकून रहा करती थी। उनमें नरमी थी लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी जो सेलिना को उन आंखों में हमेशा महसूस होती थी। तुम तो बीमारियों को भी मस्बत अंदाज में देखने के आदी हो मोहित। मुझे हैरत है कि कोई इंसान इतना मस्बत कैसे हो सकता है। वो उसके सवाल पर हंस दिया था। सेलिना भी खुद को काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। मोइन से बात करने के बाद उसे हमेशा अपने अंदर सुकून महसूस होता था। जो खुद को जानते हैं वो मनफी ख्यालात से खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है नफ्सियात पढ़ने का। वो अब मुस्कुरा रही थी। कुछ लम्हों कबल वार धुआ सर्द सा ख्वाल चटक गया था। वो अब खुद को फिर से ज़िंदा महसूस करने लगी थी।
वैसे आप मेरे ऑफिस बगैर अपॉइंटमेंट लिए आई हैं, और वो भी पब्लिक क्लिनिक। मुझे लगता है वर्क लाइफ खासी कठिन होती जा रही है। उसने समझकर नरमी से सर हिलाया था। सेलिना ने उसका ख्याल रद्द करने की बजाय सर इस बात में हिला दिया था। कठिन तो है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ, उसने कहा तो वो उसे देखता रहा। मैं भूल गई थी मोहित कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैंने इससे एक चीज़ को ही भुला दिया जिसे करने में मुझे महारत हासिल थी। मैं भूल गई थी कि जो इंसान को करना आता है वो उसकी जान हमेशा बचाता रहता है। अब मुझे वो करना है जो मुझे बचाएगा। यानी वो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई थी। वो आंखें उठाए उससे ही देख रहा था। अदाकारी, मुझे अदाकारी करनी होगी। अगले ही पल वो पलट गई थी। वो फिलहाल किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वो अब कुछ सोचना चाहती थी। मोहित ने उसके जवाब पर महजूज होकर अब्रू ऊपर उठाए थे। उसे उसका जवाब अच्छा लगा था। सेलिना अब अपने अपार्टमेंट में मौजूद थी। वो दाखिली दरवाजे के साथ ही लगकर बैठती चली गई थी। वो जाने कितने ही पैरों ऐसे बैठी रही थी। अपार्टमेंट शाम ढलने के बायस गहरी स्याही में डूबा मालूम हो रहा था। उसकी माँ अपार्टमेंट का दरवाज़ा धड़धड़ा रही थी, लेकिन उसने कोड तब्दील कर दिया था। वो बजते दरवाजे को जवाब दिए बगैर उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ आई थी। फिर आईने के ऐन सामने आ खड़ी हुई। उसके फ़ोन पर कहीं कॉल्स मौजूद थी। उसने किसी राब्ते का जवाब नहीं दिया। अगले ही लम्हे नज़र अमजद का नंबर स्क्रीन पर जगमगाने लगा तो उसने बेतासुर चेहरा लिए फ़ोन कान से लगा लिया। कल सुबह 10 बजे तुम्हारी शूट है, क्या तुम सवेरे सेट पर तैयार होने आ सकती हो? मैंने कोशिश की थी कि वक्त तब्दील करवा लूँ, लेकिन मैं आऊँगी। उसके यखलक कहने पर दूसरी जानी मौजूद नज़र लम्हे भर को ठहरा था। वक्त तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगी। उसने अगली बात सुने बगैर फ़ोन रख दिया था। अगली सुबह गहरे अंधेरे में वो घर से निकल आई थी। एजेंसी की जानिब से भेजी गई गाड़ी में वो सेट की लोकेशन पर चली आई थी। यहाँ उसका मेकअप और ड्रेस मेक ओवर होना था। उसे तैयार होने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। अभी शूट शुरू होने में वक्त था। वो युविल के साथ एजेंसी चली आई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। एजेंसी की गहमा गहमी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसने निचले फ्लोर पर जाने के लिए कार्ड इंसर्ट किया और फिर कई इंच लंबी हील से चलती आगे बढ़ आई। अपने कैबिन्स में सर झुकाकर काम करते तमाम गार्ड्स उसे सर उठाकर देखने लगे थे। सेलिना मजहर आज मुस्कुरा नहीं रही थी। वो आज संजीदा थी। मुझे एजेंसी की रेगुलेशंस के तहत चंद हिफाजती गार्ड चाहिए। वो चीफ हनीफा के साथ खड़ी थी। वो बिल्कुल गुंग हुए उसे देख रहे थे। उसका लिबास था जो तवज्जो खींचता था। वो कीमती सिल्क का गहरे सुर्ख रंग का लिबास था। उसकी लंबाई कदमों तक गिरती थी। ऊपरी गला एक जानिब से बंद था और एक आस्तीन हथेली तक आती थी। दूसरा कंधा एक जानिब से बरहना था और दूसरी आस्तीन गायब थी। उसका सफ़ेद बाजू और गर्दन का नाजुक हिस्सा ऊंची बंदी पोनी टेल के बाइस मज़ीद वाज़े हो गया था। आगे से सारे बाल समेट कर उन्हें आरियाना ग्रैंड वाली मशहूर ज़माना पोनी टेल में गूंधा गया था। सिल्क के लिबास पर कमर के पास एक सिल्वर रंग का चमकता हुआ बेल्ट मौजूद था। वो इस लिबास की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। आंखों पर स्मोकी मेकअप किए, डीप रेड रंग की लिपस्टिक लगाए वो बिलाशुबा हसीन लग रही थी। गार्ड्स को उसकी खूबसूरती सहारने के लिए आंखें चंधियानी पड़ रही थी। हनीफा ने उसे रेगुलेशन से ज़्यादा गार्ड्स दे दिए थे। वो उन्हें लिए कहीं जाने की तैयारी में थी। नज़र और युविल को कह दिया था कि वो सेट पर खुद को महसूस नहीं करती, इसीलिए इन गार्ड्स को लिए जा रही है। उसका अंदाज़ ऐसा था कि कोई भी उसे मना नहीं कर सका। उसके निकलते यासिर अपने कैबिन में दाखिल हुआ था। चीफ हनीफा परेशानी से उसकी जानिब बढ़े थे। यासिर, सेलिना, वो कहीं गार्ड्स को अपने साथ लिए जाने कहाँ गई है? और वो उनकी बात सुनकर चौंका था। क्या मेरी टीम भी गई है उसके साथ? और चीफ के सर हिलाने पर वो तेज़ी से ऊपर की जानिब भागा। साथ साथ उसने साहिर के साथ भी राब्ता जोड़ा था। कहाँ हो तुम? और उसका जवाब सुनकर वो लम्हे भर को साकित हो गया था। फिर तेज़ी से अपनी कार की जानिब बढ़ा। जन से कार आगे ले गया। वो इन गार्ड्स की हमराही में बुलंदोबाला इमारत तक सफ़र करके चली आई थी। शहजादी की जानिब का दरवाज़ा खोला गया और वो अपने कई गुलामों की मैयत में आगे बढ़ाई। ये सब गुलाम उसके हर जानिब मौजूद थे। बुलंदोबाला इमारत में मौजूद अफराद ठहर कर उस सुर्खों सफ़ेद लड़की को तकने लगे थे। उस कारोबारी इमारत में उसके आते ही हलचल सी मच गई थी। वो बगैर किसी दिक्कत के आगे ही आगे बढ़ रही थी। उसकी हील्स की बाज़गश्त गार्ड्स के बूटों की बाज़गश्त में भी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। उसने एक गार्ड को इशारा किया तो वो उसके लिए रास्ता बनाने लगा। उसे अब कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब बढ़ना था। तमाम रास्ते उसे अजबर थे। वो इस NGOs के किसी रास्ते को नहीं भूली थी।
शोएब बस्तामी की इकलौती बेटी मारिया हसन ऑडिटोरियम नुमा कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद एक मीटिंग कंडक्ट कर रही थी। वो बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ी कई नामवर शख्सियात के सामने अपने अगले लाएअमल को तरतीब दे रही थी। एजेंसी से एनजीओज़ का हेड ऑफिस दूर नहीं था। वो अपनी कार से निकलकर तेज़ी से अंदर भागा था। मारिया हसन ने उस सुबह चाय की तवक्को की थी, लेकिन उसने सेलिना मज़हर को अपने सामने ऐसे देखने की तवक्को हरगिज़ नहीं की थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी, फिर आगे बढ़ाई। सब चेहरे उठाए उसे देखने लगे थे। कॉन्फ्रेंस रूम खासा वसी और अरीज था। बुलंद नशिस्तों पर इन्वेस्टर्स बड़ा जमान थे और एक जानिब न्यूज़ रिपोर्टर्स की कुर्सियां लगी थी। कैमरों की लाइट्स अब बहुत बढ़ गई थी। क्लिक क्लिक की आवाज़ों में तेज़ी आई। यासिर अब तेज़ी से उस रूम की जानिब भाग रहा था। उसकी पेशानी पर पसीना था, सांस फूला हुआ था। उसे सेलिना को किसी भी बेवकूफ़ी से रोकना था। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उसकी एजेंसी के गार्ड्स मारिया हसन के गार्ड्स को रोके हुए थे। उसने कहीं गार्ड्स को परे धकेलकर रास्ता बनाया और बामुश्किल अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फिर दरवाजे में ठहर भी गया। मारिया और वो आमने सामने थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? उसने दांत सख्ती से पीसे थे। सेलिना ने उसे उसी सुकून से देखा, फिर चेहरा दरवाजे की जानिब फेरा। वहाँ वो खड़ा था, बेयकीन सुरमई आंखों से उसे देखता। वो मारिया की जानिब घूमी। लेट मी टीच यू अ फकिंग लेसन, उसने किसी का जुमला दोहराया था और फिर उसने एक जनाटेदार चांटा मारिया हसन के रुखसार पर एन उसी जानिब लगाया जहाँ कल वो उसे चांटा मार कर गई थी। आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम में कहीं दूर तक गूंजी थी। नहीं सेलिना नहीं, यासिर ने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाकर बिना आवाज़ के कहा था। वो कल का वाक़या जानता था, लेकिन शायद अभी वो सेलिना को नहीं जानता था। वो फासला अबूर करके उसके नज़दीक आई थी, फिर उसकी जानिब झुकी। पत्थर हुई मारिया के वजूद में किसी जुम्बिश की गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैं भूल गई थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। थैंक्स टू यू मुझे अब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। वो सर से सरगोशी करके पीछे हुई थी, फिर उसकी आंखों में देखा। नाम याद रखना, सेलिना कहते हैं मुझे, द बिच सेलिना। और उसी के साथ वो पलट गई थी। मारिया इतनी बेयकीन थी कि किसी भी रद्द अमल को देना उसे याद ही नहीं रहा। वो बस बेयकीनी से अपना रुखसार पकड़े खड़ी थी। सेलिना ने ठहर कर एक नज़र सुरमई आंखों वाले को देखा था, फिर वो उसके साथ से निकल गई थी। अब वो गार्ड्स की हमराही में सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी। मतवाज़न चाल चलती बाहर की जानिब बढ़ रही थी। दिन की रोशनियों में उसकी दोधिया रंगत जगमगा रही थी। सबकी निगाहें सताइश लिए उसे तक रही थी। हील्स की टिक टिक अब तक जारी थी। वो अब कहीं दूर तक सुनाई दे रही थी। वो पता दे रही थी कि सेलिना कौन थी, वो क्या थी। और जो आपको आता है वो आपकी जान हमेशा बचाता रहेगा। हालिम इज़ निमरा अहमद। फ़िज़ा में हर जानिब सन्नाटा महसूस हो रहा था। किसी जी रूह की आवाज़ नहीं आती थी। फिर कुछ शीशे का ज़मीन पर ज़ोर से आ लगने की आवाज़ उभरी। कुछ टूटकर चिकने फर्श पर दूर तक बिखर गया था। वो लड़की मेरे ऑफिस के अंदर तक कैसे घुसकर आई थी? क्या तुम सब मर गए थे? वो चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ में तैश से उभरती कपकपाहट और वजूद में सुलगती आग अब हर तरफ तबाही बिखेरने लगी थी। ऑडिटोरियम नुमा कॉन्फ्रेंस रूम कहीं पीछे रह गया था। अब वो अपने ऑफिस में खड़ी गार्ड्स की फ़ौज पर चीख रही थी। उसकी नामवर इन्वेस्टर्स के सामने जितनी बेइज्जती हो चुकी थी, उसका अजाला नामुमकिन था। उसे अपने ऊपर पूरी दुनिया हंसती हुई महसूस हो रही थी। पहले अज़वाजी ज़िंदगी, फिर कारोबारी ज़िंदगी। सेलिना मज़हर उसके असाब पर बुरी तरह सवार हो गई थी। उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। उसकी इतनी जुर्रत, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चीख रही थी। गार्ड्स खामोशी से खड़े रहे। उनमें से किसी के पास भी जवाब देने का कोई जवाब मौजूद नहीं था। वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ती सोफे पर बैठ गई थी। उसे अपने रुखसार पर अब तक सेलिना के हाथ का निशान महसूस हो रहा था। उसे जैसे अपने साथ हुए वाक़ये पर यकीन नहीं आ रहा था। मैम, शोएब साहब आपको अपने हेड ऑफिस बुला रहे हैं, उसके मैनेजर ने इतला दी तो वो अगले ही पल भग से उड़ी। सुर्ख चेहरा उठाकर हैरत से सामने खड़े मैनेजर को देखा। उन्हें किसने बताया? क्या तुमने रिपोर्टर्स को हैंडल नहीं किया था? हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने वीडियो लीक कर दिया। अब वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर चल रही है। उसके कहने पर वो साकित हुई थी, फिर तेज़ी से उठकर लिफ्ट की जानिब भागी। अगले पल वो शोएब बस्तामी के सामने तमतमाता चेहरा लिए इस्तादा थी। ये सब क्या है मारिया? क्या बकवास है ये सब? कारोबारी ज़िंदगी में ज़ाती ज़िंदगी की क्या मुदाखलत है? अभी की अभी उस वीडियो को हटवाओ। इन इन्वेस्टर्स को भी अब तुम्हारी साख पर शक हो गया। वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाले रुपए से इनकारी हो जाए तो हैरान मत होना। उसका सनसनाता तंज जैसे उस पर कूड़े की तरह आ लगा था। उसके बाप ने उससे कहा था
कि वो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद एनजीओज़ की फर्म का उसे सीईओ मुकर्रर कर देगा, लेकिन अब सब कुछ तलपट हो गया था। उसकी जज्बातियत ने उसे जलील कर दिया था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मामलात मज़ीद गमगीन ना हो। उसकी कमज़ोर सी आवाज़ पर शुएब ने उसकी जानिब तनफुर से देखा था। कोशिश, ये लफ्ज़ अपनी लुग़त से निकाल बाहर करो। तुम्हारे इस बुज़दिल और लूज़र शौहर की वजह से तुम आज इन क्राइसिस में हो। जब तक इस मामले को सुलझा ना लो, मेरे सामने मत आना। वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। मारिया हसन ने गलत कदम उठाया था और इस गलत कदम का खमियाजा अब उसके साथ ताउम्र रहना था। वो सफ़ेद चेहरा लिए बाहर चली आई। उसकी मैनेजिंग टीम भी उसकी जानिब बढ़ आई थी। वो वीडियो जल्द ही हज़फ कर हो जाएगी। उसने आईटी एक्सपर्ट की बात पर हाथ उठाकर उसे थमने का इशारा किया था, फिर ठहर गई। वो सब भी उसके साथ ही ठहर गए थे। हम वो वीडियो हज़फ नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। अब उसे हटाने से हमारा ही नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। वो अब सोच कर कह रही थी। मैनेजर ने उसकी बात पर हैरत से उसे देखा था। फिर हम क्या करेंगे? हम इस मसले को फेस करेंगे। हम इस वीडियो के मुतालिक बयान देंगे। उसका दिमाग ठंडा हो चुका था और उसे दुनिया वाज़े तौर पर नज़र आने लगी थी। कैसा बयान? सेलिना की किरदार कुशी का बयान। एक गर्लफ्रेंड अपने एक्स की ज़िंदगी में मुदाखलत कर रही है। वो अपने ज़मीन बोस हुए मुस्तकबिल को किसी भी तारीकी से बचाने के लिए अमीर सियासतदान की अज़वाजी ज़िंदगी को तबाह करने से भी नहीं चूक रही। परफेक्ट, उसने कहकर उन सब की जानिब देखा था। वो सब पहले ही उसकी जहानत के मुतारिफ थे। उसके लिए लम्हों में तालियां बजा डाली। उसने संजीदगी से हाथ जलाकर उन्हें खामोश होने का कहा। वसीम, मेरे साथ आओ। मीटिंग का लायामल दोबारा तय करो। हमें इस मसले को हल करना है। वो अब हील से चलती वसीम को अगला लायामल समझा रही थी। ये वही लड़की है ना, सेलिना? हसन मुस्तफ़ा ने ऐनक नाक पर कदरे झुकाकर वाजिद की जानिब देखा था। वो इस समय उनके ऑफिस में बरजमान था। अपनी सियासी कैंपेन के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू शनीद करने हाजिर हुआ था। लेकिन सेलिना और मारिया की वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। वो आंखों में ढेरों अफसोस लिए इन दो वीडियोस को देख रहा था। पहले मारिया ने सेलिना को इस्तेहसाल का निशाना बनाया था और अब सेलिना ने मारिया को जवाबन अपनी हैसियत का एहसास दिलाया था। उसे अपने सर में सुबह ही सुबह दर्द सा महसूस होने लगा था। जी, ये वही है। ये अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने के लिए ओछे हथकंडे आजमा रही है। उनकी ठंडी सी टोन पर उसने चुपती आंखों से उनकी जानिब देखा था। डैड, हम इस बारे में बात ख़त्म कर चुके थे। आप सेलिना के बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे। उसका जज्बाती सा अंदाज था या क्या? लम्हे भर को मुस्तफ़ा चौंका था, बिल्कुल हल्का सा। फिर आंखों से ऐनक उतार कर सामने रखी, पुरसुकून अंदाज लिए सामने बैठे वाजिद को देखा। क्या तुम अब तक उसके मामले में जज्बाती हो? मर्दों को इतनी तवील मोहब्बत नहीं भाती। तुम भी अपनी इस बचकाना रवैये से बाहर निकल आओ। उसे अपने सर में टेस सी उठती महसूस हो रही थी। इन्हीं बातों के बायस वो पहले ही सेलिना को खो चुका था। मोहब्बत बचकाना नहीं होती डैड, तवील मोहब्बत बचकाना ही होती है। एक फेज़ समझकर इसे गुजार लेना और इसके असर से आज़ाद होना ही तुम्हें असल मर्द बनाता है, नहीं तो सारी ज़िंदगी बुज़दिल ही रहोगे। वो फिर से ऐनक नाक पर जमा रहा था। फिर सामने रखा अखबार उठाकर निगाहों के सामने किया। बुज़दिल ही तो हूँ मैं, बुज़दिल ही था जब भी उसे खो दिया। वो उठ खड़ा हुआ था। उसे अब मुस्तफ़ा से कोई बात नहीं करनी थी। वैसे अच्छा ही है, तुम्हारी सियासी मकबूलियत के लिए दो औरतें तुम्हारे सर पर लड़ रही हैं। तुम नौजवानों में मज़ीद शोहरत हासिल कर सकते हो। इस वाक़ये की बुनियाद पर बस इसे अच्छी मीडिया कवरेज दो और बयानात का सिलसिला जारी रखो। वाजिद ने उसकी जानिब गहरे अफसोस से देखा था। वो बिलाशुबा एक सियासतदान था। उसे हर जहमत को अपने लिए रहमत बनाना आता था। अगले ही पल वो उसके ऑफिस का दरवाज़ा धकेलता बाहर निकला तो पीछे से वो उसकी बेवकूफ़ी पर गहरा सांस भरकर रह गया था। फिर अखबार निगाहों के सामने कर लिया। ये मामला इससे कहीं ज़्यादा उसकी तवज्जो का हामिल नहीं था। सेलिना गार्ड्स को लिए वापस एजेंसी चली आई थी। पार्किंग एरिया में तमाम गार्ड्स की स्याह गाड़ियां आ रुकी थी। अगले ही पल अब तमाम गार्ड्स उसके सामने खड़े थे। वो भी अपनी कार का पिछला दरवाज़ा खोलती बाहर आ निकली थी। यासिर ने अपनी कार का एक जानिब पार्क की और फिर खामोशी से ठहर कर उसे देखने लगा। वो अब अपनी कार से पुश टिकाए सामने मौजूद गार्ड्स की नफरी से मुखातिब थी। आप सबकी रज़ाकराना खिदमत का बेहद शुक्रिया। आप सबका खाना आज मेरी तरफ से होगा। उसके मुस्कुराकर कहने पर गार्ड्स ने तालियां बजाई थी। फिर वो सब उससे इजाज़त लेते छट गए। वो कार की पुश से टिकी।
उन सब की जानिब मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। यासिर अब भी एक फासले से उसे देख रहा था। तमाम गार्ड्स एजेंसी के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़े तो उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। उसने गहरे गहरे सांस लिए थे, यूं जैसे वो अपना सांस कहीं लम्हात से रोके रखे हुए हो। उसने अपने हाथों को निगाहों के सामने किया, वो कपकपा रहे थे। मारिया हसन जैसी बारसूख शख्सियत को थप्पड़ दे मारना आसान नहीं था। उसने अपनी हयात की तमाम तर हिम्मत मजतमा करके ऐसा फैसला किया था, लेकिन अब वो अपने ही फैसले के नताइज तले लर्ज रही थी। सांस बहाल करके उसने अपनी कार की जानिब बढ़ना चाहा तो लम्हे भर को कदम कपकपाहट का शिकार महसूस हुए। वो उलझ कर गिरने ही लगी थी कि किसी ने उसे कूहनी से थाम कर बआसानी सीधा खड़ा किया। वो चौंक कर मुड़ी। सुरमई आंखों वाला गार्ड उसके करीब खड़ा था। उसने सुकून का सांस लिया था। कुछ कहोगे नहीं? वो उसे देखता रहा तो उसने पूछ लिया। बेवकूफ़, ज़ेरे लबाइदगी से बस यही कहा था उसने। बेवकूफ़ तो हूँ, अगर नहीं होती तो क्या वाजिद हसन से मोहब्बत करती। वो खुद पर हंसी थी। उसकी हंसी में मौजूद ज़ख्म यासिर को बाखूबी महसूस हुआ था। पॉइंट तो है, वो उसकी कोहनी छोड़ चुका था। सेलिना ने खफगी से देखा था उसे। कभी मोहब्बत करोगे ना? फिर पूछूंगी। मोहब्बत करने के लिए बेवकूफ़ होना पड़ता है। मैं ऐसी किसी भी खूबी से फ़िलहाल कोसों दूर हूँ। वो उसके जवाब पर महजूज हुई थी। फिर उसकी जानिब देखा। शायद रंग आंखों में चमक लिए। आप मोहब्बत इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप बेवकूफ़ होते हैं। आप मोहब्बत करके बेवकूफ़ हो जाते हो। आपकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। वाज़ेह सुर्ख निशान तक आपको ख़तरे की निशानदेही करता हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि आप इस रेड फ्लैग को भी अपनी मोहब्बत का ज़ामिन समझने लगते हो। आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप किसी की आंखों के असीर हो जाते हो, बिल्कुल खामोशी से। फिर किसी कमज़ोर लम्हे में जाकर आपको एहसास होता है कि आप तो कैद हो चुके हो। आपको अपने हाथों में बेड़ियाँ महसूस होने लगती हैं। फिर आप सोचते हो कि मैं तो इंतहाई अक्लमंद इंसान था, मैं इस सब में कैसे फंस सकता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। यासिर आलम, क्या तुम जानते हो कि किसी की आंखों का पसंद आ जाना किस कदर ख़तरनाक बात है? उसकी जानिब से मोहब्बत पर किए गए तवील तबसरे पर भी यासिर ने कोई जवाब नहीं दिया। सेलिना ने नोट किया था कि वो बग़ैर ज़रूरत के जवाब नहीं दिया करता था। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। उसके कहने पर वो अब के वाक़तन मुताज्जिब हुई थी। मोहब्बत पर किए गए तवील तबसरे के जवाब में तुम ये कह रहे हो? कुछ शक नहीं कि अब तक सिंगल हो तुम। मुझे तो बेचारी जौलिया पर तरस आ रहा है। तुम्हारे खुश्क अंदाज को जाने कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने। वो उसे छेड़ रही थी। उसने गहरा सांस लिया था। अकेली जा रही हो सेट पर? वो फिर से इस्तफसार कर रहा था, उसी संजीदगी से। लेकिन सेलिना मजाल है जो संजीदा हो जाती। क्यों? क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो? आंखों में ढेरों शरारत लिए कहा तो उसने माथे पर कहीं लकीरें लिए उसे देखा। मैं बिला वजह परेशान नहीं होता। तुम एक लम्हे के लिए परेशान हुए थे। तुम मुझे अकेले भेजने का रिस्क नहीं लेते हो। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे पसंद नहीं करने लगे हो। तजस्सुस से भरपूर इस्तफसार पर उसने दूसरी जानिब देखा था। ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं थी। कुछ मसाइल की वजह से तुम पर चेक रखना मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो पूरी एजेंसी को मालूम है कि मैं तुम्हें कितना नापसंद करता हूँ। वो अब अपनी कार की जानिब बढ़ रहा था। सेलिना उसके पीछे आ रही थी। हालांकि मुझे नापसंद करना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात है। इतनी भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम मज़ीद 2-3 दिन अगर मेरे आस पास रही तो मुझसे मोहब्बत कर बैठोगे। मैं वो दिन आने से कबल ही इस जॉब से मुस्तफ़ा हो जाऊंगा। वो अब पिछली नशिस्त का दरवाज़ा उसके लिए खोल रहा था, साथ साथ उसे बगैर रुके जवाब भी दे रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझसे मत कहना। मुझे तो फ़ैन बॉयज़ की जानिब से निछावर की गई मोहब्बत की आदत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा भला? वो अब अंदर बैठती बोलती जा रही थी, ऐसे जैसे वो उससे हर रोज़ मोहब्बत के मौजू पर ऐसे ही गुफ्तगू करती हो। यासिर कार का अगला दरवाज़ा खोले अंदर बैठ रहा था। किसने कहा कि मैं फ़ैन बॉयज़ वाली मोहब्बत करूँगा? और यहाँ वो बुरी तरह चौंकी थी अपने सवाल पर। अंदर कहीं वो खुद भी ठठक सा गया था। सेलिना दिलचस्पी से आगे हुई, अपनी प्यारी सी आंखें फैलाकर उसके चेहरे को देखा। फिर कौन सी मोहब्बत करोगे? वो जानना चाहती थी। यासिर ने ज़रा आगे निकले। उसके चेहरे को देखने से इस्तजनाब बढ़ता था। उसके इस्तफसार पर वो खामोश ही रहा। वो अब चेहरा एक हाथ पर गिराए उसकी जानिब देख रही थी। क्या तुम्हें पता है कि तुम दाएं जानिब से कितने हैंडसम लगते हो? तुम्हारी राइट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। वो अब भी कुछ नहीं बोला था। सेलिना ने उसकी खामोशी पर गहरा सांस भरा। उसे जैसे अपने सवालों के जवाब में उसकी पुरसुकून खामोशी की आदत होती जा रही थी। उसे बोलने की आदत थी और यासिर को सुनने की। वो बोलती रहती और वो सुनता रहता बगैर उसे टोके। कितना अच्छा था वो।
तुम्हें मुझसे कोफत नहीं होती? कुछ पल बाद उसने आहिस्ता से पूछा था। होती है, अभी भी हो रही है। और बेड़ा घर को उसके अच्छे होने का, अपने दिल में उसे अच्छा कहने पर सेलिना का दिल क्या खुद पर लानत भेज दे। हाँ तो उतार दो पिछली दफ़ा की तरह सड़क पर। किसने कहा है खुद पर जबर करने के लिए? वो तेज़ी से पीछे हो बैठी थी, साथ ही तड़क कर बोली, काश मैं ऐसा कर सकता। क्या खूब गहरे अफसोस के साथ कहा गया था, ठंडी आह भरकर, जैसे अगर वो ऐसा कर सकता तो कर गुजरता। तुम ऐसा कर सकते हो, वो उसी लठमार अंदाज में बोली थी। हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम ट्रैफिक के दरमियान में हैं। तुम्हें यहाँ पर उतारा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। गाड़ियों की तवील और तंग कतारों के दरमियान तुम कार का दरवाज़ा भी खोलकर बाहर नहीं निकल सकती। और अगर सेलिना के साथ पर्स पड़ा होता तो वो उसे यासिर आलम के सर पर दे मारती। इस इंसान को हर तरह के उससे उसका मूड गारत करना आता था। वो जब से गहरा सांस लेकर एक बार फिर से आगे झुकी थी। जहर लग रही है अब तुम्हारी राइट प्रोफाइल। और उसके कहने पर ड्राइव करते यासिर ने पुरसुकून निगाह उस पर डाली थी। थैंक यू। सेलिना ने उसे भाड़ में जाओ वाली नज़र से देखा और ख़राब मुड़ लिए पीछे हो बैठी। अब वो सुकून से खामोशी के साथ ड्राइव कर रहा था और वो खाली खाली आंखें लिए सड़क पर पीछे की जानिब दौड़ते दरख्तों को तक रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, बेचैनी के आसार थे। क्या जो कदम उसने उठाया था वो दुरुस्त था? कहीं उससे कोई बड़ी कोताही तो सरजद नहीं हो गई थी? यासिर ने बैकव्यू मिरर में उस पर एक बिल्कुल खामोश निगाह डाली थी, फिर आहिस्ती से हाथ उठाकर शीशा ऊपर कर दिया। सेट पर पहुंचकर उसने कार एक जानिब लगाई थी। सेलिना ने नज़र उठाकर उसके सर को देखा। उसके गुद्दी के बालों पर उस तरह फेरा गया था। कान में एक अदद ब्लूटूथ लगाए वो सीध में देखता, स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए था। दाएं जानिब से क्या, वो तो पीछे से भी वजी लगता था। उसने गहरा सांस लिया था। क्या मैंने ठीक फैसला किया है? तुमने एक मुश्किल फ़ैसला लिया है, उसने कहा तो सेलिना को अपने कंधों पर बहुत सा बोझ महसूस होने लगा। वो यूं ही चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी थी। यासिर ठीक कह रहा था। क्या चीज़ एक फ़ैसले को मुश्किल बनाती है यासिर? उसके नताइज। उसके जवाब पर वो थकन से अपना सर नशीस की पूँछ से टिका गई थी, फिर आंखें मूंद ली। वो बहुत बारसूख है। उसने कहा था वो मुझे तबाह कर देगी। मुझे तबाह हो जाने से डर लगता है। मुझे गुर्बत और भूख से खौफ आता है। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा है, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि रिपोर्टर्स के बरहना सवालात के जवाब दे सकूं। मैं वाकई एक बिच क्यों नहीं हूँ? उसने आंखें खोल दी थी। दिल भारी था, सांसों में खौफ के आसार थे। आगे बैठा यासिर बेतासुर ही रहा। जो हो चुका है इस पर काफ़ी अफसोस मलने से क्या फ़ायदा? बेहतर यही है कि अब इस फैसले के नताइज का सामना किया जाए। मुझे नताइज का सामना नहीं करना आता तो सीखो। नताइज का सामना करना सीखने से आता है। क्या तुम मुझे तसल्ली के दो बोल नहीं बोल सकते? क्या ज़रूरी है तुम्हारा इतना हकीकत पसंद होना? वो उसके उदासी से कहने पर लम्हे भर को चुप सा हो गया था, फिर आहिस्ती से बोला, हमारी जॉब में कहीं भी किसी झूल की गुंजाइश नहीं होती। अगर हम लम्हे भर के लिए भी हकीकत से गाफिल हुए तो हिफाजत नहीं कर पाएंगे। शायद मेरी जॉब ने मुझे तल्ख बना दिया। उसके लहजे में अब के माजरत से थी। सेलिना ने उसकी जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। इतने प्यारे होकर तल्खी की हद तक हकीकत पसंद कैसे हो सकते हो तुम? क्या हकीकत पसंद होने के लिए बदसूरत होना पड़ता है? ऐसी कंडीशन पहली दफ़ा सुनी है मैंने। और उसके सीधे अंदाज पर वो बेबसी से हंस पड़ी थी। फिर कार से बाहर निकल आए। वो उसे खामोशी से जाता हुआ देखता रहा। उसे सेट पर छोड़कर वो एजेंसी चला आया था। निचले फ्लोर पर सामने ही उसे हनीफा मिल गए थे। वो उनकी फिक्रमंद आंखें देखकर लम्हे भर को ठहरा था, फिर गहरा सांस लिया। अगले लम्हात में वो दोनों बुलंद इमारत की छत पर मौजूद थे। नवंबर की सर्द हवाओं से उन दोनों के बाल उड़ रहे थे और वो दोनों खामोशी से सामने नजर आते मसरूफ़ शहर को तक रहे थे। कब से जानते हो तुम? हनीफा का खामोश सा इस्तफसार उभरा था। यासिर ने लम्हे भर को चेहरा झुकाकर अपने कदमों को देखा, फिर चेहरा उठाया। कुछ अरसे से। कितने अरसे से? 1 साल 3 महीने और 10 दिन से, उसने आराम से कहा तो वो हैरान हुए। गर्दन उसकी जानिब फेरी। 1 साल से, उसने महज सर इस बात में हिलाया था। हनीफा ने बामुश्किल गहरा सांस लिया। कितनी गलत बात है, वो अफसोस से कह रहे थे। जानना गलत बात है या 1 साल से जानना गलत बात है? उसके सवाल पर वो चेहरा फेरे उसकी जानिब देखने लगे थे। दोनों। क्यों? जानना क्यों गलत है? उसके पूछने पर वो हैरान हुए। ये मेरा राज है आलम, इसका लोगों को पता चलना कोई खुश आइन बात नहीं है। यही पूछ रहा हूँ चीफ,
ये राज क्यों है? इस राज का लोगों के लिए जानना खुशाइंद क्यों नहीं है? इसे राज रखना क्यों ज़रूरी है? क्या आप अपनी बेटी पर पशेमान हैं? उसका अंदाज़ बहुत खुश्क था। हनीफा को कुछ चुप सा गया था। यासिर, उन्होंने उसे तनबीह की थी। वो असर लिए बगैर जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। क्या आप उसके अपनी औलाद होने पर शर्मिंदा हैं? क्या तुम्हें अपने बेअदब अंदाज का इदराक है? वो नागवारी से टोके बगैर नहीं रह सके थे। यासिर ने उन्हीं सपाट आंखों से उनकी जानिब देखा था। जो सवाल आपको चुभने लगे, इन सवालों के जवाब अक्सर बहुत कड़वी हकीकत लिए हुए होते हैं। चीफ, अगर आप इस हकीकत पर शर्मिंदा नहीं हैं तो क्यों आगे बढ़कर अपने ताल्लुक़ को वाज़े नहीं कर लेते? आप उसके साथ से शर्मिंदा हैं या नहीं? उसने अपना सवाल उसे संजीदगी से दोहराया था। हनीफा को लम्हे भर के लिए सांस लेने में दुश्वारी सी हुई थी। नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरा हिस्सा है वो। मैं कैसे शर्मिंदा हो सकता हूँ उसके अपनी औलाद होने पर? उनकी आंखों में ज़ख्म सा उभरा था। यासिर ने कंधे उचकाए। मेरा इस हकीकत को जानना इतना अहम नहीं है जितना आपके लिए इस हकीकत को कबूल करना अहम है। जिन रिश्तों को सरेआम कबूल नहीं किया जाए वो सबसे बड़ा सवालिया निशान साबित होते हैं। रिश्ते कबूल करने की जुर्रत ना रखते हों तो उन्हें पहली ही दफ़ा इस्तवार करने की जसारत भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी जसारत कर बैठे हैं तो फिर आगे बढ़कर इन रिश्तों को ओन भी करना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हनीफा को आज अंदाज़ा हुआ था कि वो कितना खुश्क था। उसका अंदाज़ कितना सर्द और बेलचक था। मैं उसके भले के लिए ही इतने साल तक खामोश रहा हूँ। उनकी कमज़ोर सी दलील पर वो लम्हे भर को तल्खी से मुस्कुराया था। उसे कुछ याद आ गया था, कुछ बहुत सर्द सा। उसके कदमों में फिर से वही ठंडक उतरने लगी थी। जान ले चीफ, इतने साल खामोश रहकर आपने उसके लिए किसी भले को दावत नहीं दी है। आपकी खामोशी ने महज तकलीफ़ दी है, उसे भी और आपको भी। वो इतना सच क्यों बोलता था? कोई इस लड़के को बताए कि इतनी कड़वी सच्चाई को सरेआम बोलने से परहेज़ किया जाए। लेकिन वो किसी की सुनता ही कहाँ था। हनीफा को अपने सामने नज़र आती दुनिया लम्हे भर को धुंधली महसूस हुई थी। मैं बेबस था। इंसान कभी बेबस नहीं हुआ करते। उसने उनकी तावील फिर से रद्द कर दी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा से करता था। बस कभी उसे सरेआम अपनी बेटी कहने की जुर्रत नहीं कर पाया। वो मुझे मेरी ऐसी संगदिली पर कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं कभी उसे अपनी बेटी बनने पर राज़ी नहीं कर सकता। यासिर, मैं क्या करूं? उनका सीना तकलीफ़ से तंग होने लगा था। वो हर रात सलीना के साथ के लिए तड़प कर सोए थे। वो अंदर से कहीं बहुत ज़ख्मी थे। उसने उनकी जानिब देखा तक नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। जाने क्यों रिश्तों से पीछे हटने वालों पर उसे कभी रहम नहीं आता था, कभी भी नहीं। आप इस रिश्ते को नाम देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप इतनी जुर्रत नहीं रखते तो आइंदा मुझसे इस मौजू पर बात मत कीजिएगा। उसने हद वाजे कर दी थी। हनीफा ने हथेली से आंखें रगड़ी थी, फिर उसकी जानिब गुलाबी इर्तिकाज से देखा। उसके स्याह बाल माथे पर गिर रहे थे और वो उन्हें पीछे करने के तकल्लुफ़ से बेनियाज जेबों में हाथ डाले खड़ा था। क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? असूलन तो उसे आपको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। उसके कहने पर वो गहरा सांस लेकर रह गए। यासिर की किसी बात पर उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं था। अगर वो मुझे माफ़ नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा यासिर? वो आपको माफ़ कर देगी। उसे रिश्ते तोड़ने से नफ़रत है। अपने इतने जहरीले रिश्तेदारों को ही नहीं छोड़ सकी है वो, तो अब तक शुक्र करे मेरे जैसा बेटा नहीं मिला है आपको। शक्ल तक नहीं देखता आपकी दोबारा। और यहाँ वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिए थे। शुक्र तुम मेरे बेटे नहीं हो। मुझे सिर्फ सरदार आलम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप तो पहले ही मनाज़रे में ढह जाएंगे। उसने पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुरा कर कहा था। चीफ हंस दिए थे। उनकी हंसी में हल्की सी नमी मौजूद थी। इतना सच क्यों बोलते हो तुम? हर कोई इतना सच नहीं सुन सकता। जानता हूँ। उसने सर अस्पात में हिलाया था। कुछ पल वो दोनों सामने मौजूद शहर को तकते रहे। उन दोनों का ताल्लुक़ बहुत अजीब सा था, बहुत सर्द और नरम गरम सा। वो बहुत जज्बाती है, बेवकूफ़ और जल्दी रद्द अमल देने वालों में से। उसने मारिया के साथ अच्छा नहीं किया। वो पहले ही उसकी स्टॉकिंग के लिए एक मिलिटेंट हायर कर चुकी है। मुझे अब उसकी पहले से भी ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो मौसम सरमा की नरम धूप के बाइस आंखें छोटी किए सामने देखता रहा। धूप अब जर्दे की मानित सफ़ेद इमारतों पर पिघल कर गिर रही थी। मारिया पता नहीं क्या करेगी। वो उनकी आवाज़ में हलकोरे लेती फ़िक्र को समझता था। वो अब एक इंतहाई घटिया बयान देगी। विच हिंट। वो सलीना की किरदार कुशी करने की कोशिश करेगी। उसके कहने पर हनीफा को कुछ और बेचैनी होने लगी थी। यासिर के अंदाज़े बमुश्किल ही गलत हुआ करते थे। अब क्या करेंगे हम?
सबसे पहले तो साहिर को उसका बॉडीगार्ड मुकर्रर करें, उसके सेट पर वो उसके साथ हमवक्त होना चाहिए। और दूसरी बात, सेलिना को मना करना होगा कि वो कोई भी जवाबी रद्द-ए-अमल देने से परहेज़ करे फ़िलहाल। और उसे मना कौन करेगा? क्या वो मना करने से मान जाएगी? नहीं, आसानी से तो नहीं मानेगी, लेकिन हो जाएगी राज़ी। मैं नज़र से बात करता हूँ। वो पलटने ही लगा था कि हनीफ़ा की आवाज़ पर ठहर सा गया। क्या उसने मारिया के साथ इतना बोल्ड कदम उठाकर ठीक किया है? वो उसके सवाल पर ठहर गया था। उसने वही किया है जो सेलिना को करना चाहिए था। मुझे लगता है कि एक इसी तर्ज का चांटा वाजिद को भी पढ़ना चाहिए। हनीफ़ा ने उसकी जानिब हैरत से देखा था। वाजिद है एक मुसीबत, और मुझे लगता है कि ये मुसीबत किसी दिन मुझसे बहुत बुरा पिटेगी। क्या वाजिद दोबारा सेलिना को तंग कर रहा है? जी, उसका कुछ बंदोबस्त करना होगा। क्या तुम उसे सीधा कर सकते हो? वक्त आने पर ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। नज़र और साहिर दोनों से बात करते हैं। सेलिना को अब वाक़ईतन एक गार्ड की सख्त ज़रूरत है। उसी के साथ वो दोनों ज़हनों की जानिब बढ़ गए थे। सुबह ढले खासा वक्त गुजर चुका था। लकड़ी के फर्श वाले सफ़ेद महल पर कहीं जर्द लम्हात पिघल कर बहते चले गए थे। सूरज ठंडा महसूस हो रहा था। घास के ऊंचे नीचे कितों पर मैसम पौधों की तराश खराश में मसरूफ़ था। उसने जंगली घास उखाड़ कर सब्ज़ाजार की सफाई कर दी थी। घर के अंदर किचन से उठा पटक की आवाज़ें आ रही थी। अरमान आस्ती ने पीछे को चढ़ाए पास्ता बना रहा था। गोश्त और भुने मसाले की इश्तहा अंगेज़ महक ने सफ़ेद महल को अपने अहाते में ले रखा था। मैसम जो कि सब्ज़ाजार में मसरूफ़ था, तो उसने खाने की जिम्मेदारी ले ली थी। वैसे भी केस के बाद उसका सरदार के पास चंद दिन ठहरने का इरादा था। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। सरदार लाउंज में बरजमान हाथ में कोई किताब लिए पढ़ रहे थे। किचन से लाउंज का आधा हिस्सा नज़र आता था। उसी पहर बाहर से मैसम भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। सरदार ने किताब नीचे किए बगैर कहा, क्यों भाग रहे हो मैसम? क्या ओलंपिक्स की दौड़ में हिस्सा लेने का इरादा है? साहब जी, वो बाहर एक मेम साहब आई हैं। अब के सरदार ने किताब नीचे की थी। वो भी आस्ती ने बराबर करता किचन से बाहर निकल आया था। कौन सी मेम साहब? कहती हैं उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, शहर जाने का कोई ज़रिया नहीं, वो बाहर खड़ी हैं। क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊँ? अगले लम्हात में सरदार और अरमान के सामने सेब जैसे गालों वाली लड़की खड़ी थी। उसके नकूश तीखे और बाल से आते, कंधों से ज़रा नीचे गिरते, स्टेप्स में कटे बाल। लिबास से वो कोई फैशन आइकन लगती थी। उसके रुखसार पठानों की मानित धूप में खड़े रहने के बायस सुर्ख हो रहे थे और सब्ज़ आंखें मुस्कुरा रही थी। गांव के रास्ते में परियां कब से उतरने लगी हैं दादा, और वो भी दिन की चमचमाती रोशनी में। उसने सरदार की जानिब झुककर हल्की सी सरगोशी की थी। सरदार ने उस पर एक निगाह डाली और फिर सामने खड़ी लड़की से मुखातिब हुए, आपका क्या नाम है बेटा? और गांव के सुनसान रास्तों पर अकेली क्या कर रही हो? मैं शहर के रास्ते ही जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ से शॉर्टकट बताया था। चूँकि मुझे जल्दी पहुँचना था तो यहाँ से सफ़र करना बेहतर लगा, लेकिन मेरी गाड़ी रास्ते के ऐन दरमियान में ख़राब हो गई। नाम सायरा है मेरा। मेरा सायरा अरमगान। शॉर्टकट्स ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अरमान की जासूसी हिस्स भड़की थी। क्यों ना भड़कती? आखिर को काबिल सताइश डिटेक्टिव जो था। मुझे नहीं पता था कि आप कुछ देर मुझे यहाँ रहने पर राज़ी हो सकते हैं। तब तक मैं शहर से अपनी दोस्त को कॉल करके बुला लूँगी, उसने कहा। तो उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा था। अरमान को कोई एतराज़ नहीं था। उसे तो पहली नज़र में मोहब्बत होने का खदशा महसूस हो रहा था। सरदार भी उसे इंतहा तनहा सड़क पर छोड़ने के हक़ में नहीं थे। मैसम अलबत्ता तो जासूस से भरपूर निगाहें लिए उस खूबसूरत मेम साहब को देख रहा था। खाना खाया आपने? सरदार ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ खा लेना। जाओ मैसम, खाना लगाओ। अरमान मैसम के पीछे किचन की जानिब बढ़ा था। सरदार उसे अपने साथ लिए लाउंज में आ बैठे थे। सॉरी बेटे, लेकिन इस घर में कोई औरत नहीं जो आपको कंपनी दे सके। आपको मर्दों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सायरा पहली दफ़ा हंस पड़ी थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं अंकल, आप इतने स्वीट लग रहे हैं। सरदार मुस्कुराए थे। कितना शौक था उन्हें कि घर में बहू लेकर आए, लेकिन मजाल है जो यासिर बदतमीज़ शादी के लिए हामी भरता, उन्हें तो पोता पोती देखे बगैर ही इस दुनिया से अपना पत्ता साफ होता महसूस हो रहा था। तुम क्या घूर रहे हो मैडम को? अब अगर उनकी जानिब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मैसम के साथ खाना लगाते हुए उसे घर का था। वो हैरान होकर उसे देखने लगा। आप भी तो घूर रहे थे, उसने एहतजाजन कहा था। अरमान ने उसे देखा, यानी वाकई देखा। मैं उसे देख रहा था, उससे भी घूरना कहा जा सकता है। तुम्हारी ज़बान ज़्यादा ही नहीं चल रही है, उसने ठहर कर उसे लताड़ा था।
मैसम दबक सा गया था, खाना लगा और फिर सब गोल मेज़ के गिर्द सिमट आए। सायरा और दादा तो यूं गुफ्तगू कर रहे थे गोया अदब की जमात में शाना बशाना पढ़ते रहे। वो और मैसम चुप करके खाना खाते रहे। खाना खाकर सायरा की कार चेक कर लेना, अरमान शायद तुम कुछ कर सको। उनके कहने पर सायरा ने अपनी सब्ज़ आंखें उसकी जानिब फेरी थी। वो उसे देखकर नरमी से मुस्कुराए तो वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। अरमान को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। वो नर्वस नहीं होता था, लेकिन वो इस लड़की के सामने नर्वस हो रहा था। आप गाँव में अकेले रहते हैं? अकेले कहाँ, मेरे दो पोते हैं, दोनों की जॉब्स शहर में हैं। अलबत्ता ये मुझसे मिलने हर हफ्ते आते रहते हैं। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। वो उनका जवाब सुनकर मुस्कुराई थी। फिर अरमान की जानिब देखा। क्या ये आपके पोते हैं? हाँ, ये भी मेरा पोता ही है एक तरह से। एक तरह से मतलब? ये मेरे पोते का दोस्त है, लेकिन अजीज़ मुझे बिल्कुल उसकी तरह ही है। अरमान को सरदार पर बेसाख्ता ही प्यार आया था। वो उठकर उन्हें गले लगा लेता अगर जो सायरा मौजूद ना होती तो। और शहर वाला पोता, क्या वो भी इतने ही स्वीट है? उसने पूछा तो किचन में लम्हे भर को खामोशी छा गई। शहर वाला पोता जितना स्वीट था ना, वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो अलग तरह का स्वीट है। दादा के ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहने पर अरमान को बेसाख्ता हंसी आई थी। उसने खांस कर अपनी हंसी रोकी थी। मैसम ने भी मुस्कुराहट दबाने के लिए चेहरा झुका लिया था। खाना खाया जा चुका था तो वो उसके साथ बाहर चला आया। सरदार अब बराम के घर से लेटने जा चुके थे। उसने कार का बोनट उठाया और फिर उसे रोड पर टकाकर सायरा उसके साथ आ खड़ी हुई थी। गांव की साफ सुथरी सी सड़क पर दोपहर पिघल रही थी। सड़क के इतराफ हिस्सों में दूर दूर तक सूरजमुखी के फूलों की तवील ज़मीनें मौजूद थी। वो इस खूबसूरत मंजर को देख देख कर थक नहीं रही थी। अरमान अब्बास तीने पीछे चढ़ाए एक ट्यूब को हाथ से छूकर महसूस कर रहा था। आपके हाथ? सायरा ने बेसाख्ता कहा तो उसने चेहरा उसकी जानिब फेरा। उन दोनों की आंखें चार हुई थी। सूरजमुखी के फूलों की जर्दी उन दोनों में घुलने लगी थी। कोई बात नहीं, आपकी कार ठीक है, बस दरमियानी ट्यूब में थोड़ा कचरा आ गया है, अभी ठीक हो जाएगी। उसके हाथों पर कालक लग गई थी, लेकिन वो असर लिए बगैर झुक कर काम करता रहा। एक हाथ कार के अगले हिस्से पर रखे वो मुनहमिक महसूस होता था। सायरा को उसकी स्याह आंखें बहुत अच्छी लगी थी, नरम मेहरबान सी आंखें। गांव का ये हिस्सा बिल्कुल किसी कहानी का हिस्सा लग रहा है, पुरसुकून, खूबसूरत और ठहरा हुआ। उसके कहने पर वो मुस्कुराया था, फिर सीधा हुआ, बोनट रॉड से हटाकर अगले हिस्से पर बराबर करने लगा। चले, आपकी कार ठीक हो गई, थैंक यू सो मच। उसने नफ़े में सर हिलाया था। सब्ज़ आंखें उसे बहुत भली मालूम हो रही थी। अब आप कार स्टार्ट करके देखिए, शुरू में मसला होगा, लेकिन अब ट्यूब साफ़ हो गई है तो जल्दी इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसने सर हिलाया और फिर कार का अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठी। चाबी इग्निशन में घुमाई। इंजन ने हरारत पकड़ने में कुछ वक्त लिया, लेकिन अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। सायरा ने उसकी जानिब सराहती हुई मुस्कुराहट से देखा। वो उसकी खिड़की के पास चला आया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इस फेवर के बदले में क्या चाहेंगे आप? वो सोचने लगा, फिर उसे देखा। एक और मुलाकात, और वो हंसती थी। वो खुद भी मुस्कुरा रहा था। अगर हम यहाँ बाय चांस मिले हैं तो कहीं और भी बाय चांस मिल सकते हैं, सायरा ने आंखों में सनग्लासेस चढ़ाते हुए कहा था। वो हंस दिया, फिर सर हिलाने लगा। आपका सफ़र अच्छा गुजरे। वो 2 कदम पीछे हुआ था, साथ ही हाथ भी हिलाया। सायरा ने भी जवाबन सर के खम से शुक्रिया अदा किया था। फिर गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। वो देर तक उसकी कार को दूर जाते देखता रहा। उसे अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कितनी देर तक खड़ा रहा है। सरदार की आवाज़ देने पर वो चौंक कर सीधा हुआ था। इतने ही असीर थे तो रात के खाने तक रोक क्यों नहीं लिया उसे? उसके रुखसार गुलाबी हुए थे। गर्दन के पीछे हाथ फेरता वो बेबसी से हंस दिया था। उसने कहा था कि उसे शहर जल्दी पहुंचना है। सरदार उसके जवाब पर मुस्कुराए थे, फिर उसके साथ आ खड़े हुए। यहाँ से तो शादी जाने कब करेगा? तुम ही कर लो शादी, मेरा किसी का निकाह देखने का बहुत दिल चाह रहा है। वो हंसता रहा। सिर्फ आपके निकाह देखने की ख्वाहिश के लिए मेरा निकाह करवा रहे हैं आप? वो अब उनके साथ अंदर बढ़ रहा था। पहले के वक्त में तमाम निकाह सिर्फ इसीलिए होते थे क्योंकि उनके बड़े बूढ़ों को बच्चों की खुशियाँ देखने का बहुत शौक़ होता था। चले, मैं आपके लिए निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मुसीबत यह है कि मुझसे शादी करेगा कौन? वो दोनों अब बातें करते अंदर की जानिब बढ़ गए थे। सरदार अब उसकी किसी बात पर दिल खोल कर हंस रहे थे और वो उन्हें हंसा रहा था। सूरजमुखी के फूल हवा से लहलहाने लगे। गांव का रास्ता अब की दिनों तक अरमान को मुअत्तर महसूस होना था। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये इसकी तीसरी एपिसोड थी और नॉवल बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है। और दूसरी बात, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, राबिया ख़ान बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं
निम्र अहमद से। और जैसा कि हमने अज़ाज़ील नावल पढ़ा था तो उसमें भी ऐसा ही सीन था कि कुछ इंस्पायर्ड थी, वो हालिम से इंस्पायर्ड थी और कुछ जन्नत के पत्तों से वो इंस्पायर्ड थी। तो इसी तरह इसमें भी यही सीन है कि वो हालिम से इंस्पायर्ड होकर इस नावल में कुछ ऐड कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें राज वाली बात से मुझे लगा था कि कहीं वो जहान सिकंदर उसके दादा वाली बात चल रही है, जब हनीफ़ा बोलता है कि वो मेरा राज था, तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। लेकिन खैर मज़े का है, सेलिना का बहुत प्यारा करैक्टर है, बहुत मज़े का। और अब आगे देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। जिस तरह से वो उसके कहती है कि तुम्हारी राइट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फिर वो उसको गुस्सा करती है कि तुम्हारी राइट प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो बहुत क्यूट था। तो होपफुली कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरी तरह। तो फिर मिलते हैं इसकी चौथी एपिसोड में 2 दिन बाद। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।